वैसे तो मॉडर्न्स की बात हुई थी, मगर मैं क्विकली आपको ना दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर का ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑल्दो क्वेश्चंस नहीं आए हैं इतने, लेकिन यहाँ से जो आपको फंडामेंटल चीजें समझनी है हम उसकी बात कर लेते हैं। एंड देन विल मूव ऑन टू मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम क्विकली कवर करेंगे। सो हिस्टोरिकल दिल्ली सल्तनत, ऑल्दो हम एक जंप ले रहे हैं। सो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है in this case is from 1206 to 1526. ध्यान रखिएगा, this is 300 roughly 20 years का एक टाइम पीरियड है, और इस दौरान जो है वो 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है। 5 डायनेस्टीज ने सबसे पहले जो है वो मामलुक या स्लेव डायनेस्टी आई, जिसका पीरियड था फ्रॉम 1206 टू 1290। ठीक है, फाउंडर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक एंड लास्ट रूलर वाज पैकोबाद। ठीक है, दूसरी जो डायनेस्टी आई वो थी खिलजी डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी, दैट फ्रॉम 1290 टू 1320। ठीक है, फाउंडर वाज जलालुद्दीन खिलजी, और आपके जो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का दैट वाज मुबारक शाह खिलजी। देन तुगलक डायनेस्टी आई 1320 टू 1414, रियासुद्दीन तुगलक और नसीरुद्दीन महमूद। देन सैयद डायनेस्टी फ्रॉम 1414 टू 1451, खिजर खान, लास्ट रूलर वाज आलम शाह। लोधी डायनेस्टी 1551 टू 1526, और यहाँ पर बहलोल लोधी और फर्स्ट रूलर एंड द लास्ट रूलर वाज इब्राहिम लोधी। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 2-3 तरीके के क्वेश्चन अपराइट, अभी हम डिटेल में नहीं गए, लेकिन अपराइट 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो है जो आपको क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ जाएगा। सिंपली वो कह देंगे कि आप जो है इसको अरेंज करिए कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन सी डायनेस्टी बाद में, विच इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अपफ्रंट आएगा, लेकिन फिर भी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो फाउंडर रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, फॉर एग्जाम्पल। और उसमें भी जो है आपको यहाँ पर ये 3 डायनेस्टीज जो दिख रही है ना, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, इसमें इससे फाउंडर वाला क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। उसका वजह यह है कि यहाँ पर जो फाउंडर है उससे ज्यादा फेमस कोई और रूलर था। जैसे खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी ने इस डायनेस्टी की शुरुआत की, लेकिन इसका जो मतलब जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर था दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। सेम वे गयासुद्दीन तुगलक ने जो है वो तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी, लेकिन इसका जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर था दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक, और थोड़ा सा फिरोज शाह तुगलक का जो है इंपॉर्टेंट रोल आता है। फिर आप बात करेंगे लोधी डायनेस्टी की, तो यहाँ पर बहलोल लोधी, लेकिन बिकॉज लास्ट रूलर वाज इब्राहिम लोधी तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसी में से आप एक्सट्रैक्ट करिएगा कि किस डायनेस्टी ने कितने वक्त तक रूल किया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, या विच ऑफ द फॉलोइंग रूल फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और अगर मिडिवल हिस्ट्री को मैं एक लाइन में समझाऊं, एक लाइन में, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम तराई टू प्लासी वाया पानीपत। अगर आपको ये चीज ध्यान में रहेगी Sir, can you please repeat it what you have said? Yes. ये जो जर्नी है पूरी हमारी मिडिवल हिस्ट्री को अगर आपको एक लाइन में मैं ध्यान में दिला दूं तो इट इज अ जर्नी फ्रॉम तराई, बैटल ऑफ तराई 1 1191, बैटल ऑफ तराई 2 1192, वहां से लेके प्लासी तक 1757, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव, मॉडर्न हिस्ट्री के वहां से फॉर्मली शुरुआत हो जाती है। वाया पानीपत, वाई आई एम सेइंग वाया पानीपत, क्यों? क्योंकि पानीपत 1 1526 laid the foundation of Mughal Empire, पानीपत 2 1556 जहां पे मुगल एम्पायर कंसोलिडेट हुआ, और 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। तो जो इंडियन रूलर्स थे उनका जो चैलेंज था वो कहीं ना कहीं खत्म होता है। उसके बाद कोई मेजर ऐसा इंडियन रूलर एक्सेप्शन टीपू सुल्तान का आता है, थोड़ा बहुत मराठास ने रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन उसके बाद जो है आपको कोई भी इस तरीके का रूलर नहीं मिलेगा। सो बेसिकली अगर देखें तो टर्किश इन्वेजन जो था, ये सारी डायनेस्टीज जो है इसमें से ये टर्किश डायनेस्टीज थी, आखिर में आके अफगान डायनेस्टीज आती हैं। ठीक है, सो 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने जो है दिल्ली को अपनी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट
कि वो कहाँ से क्या, मोहम्मद बिन कासिम, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो मोहम्मद बिन कासिम को ध्यान, आप जहां से भी रिवीजन नोट्स देख रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम को देखिएगा, उसके बाद मोहम्मद गजनवी को देखिएगा, महमूद गजनवी को देखिएगा, मोहम्मद गौरी की दो इंपॉर्टेंट बैटल हैं। अच्छा, मैं एक ना क्विक आपको एक तरीका बताता हूँ रिवीजन करने का, ठीक है। मैं इसको फॉर द टाइम बिंग, आप सबने क्या करना है, आप सबने मिडिवल और मॉडर्न इन दो टाइम पीरियड के लिए एक चार्ट बनाना है, जो है बैटल चार्ट। ये आप खुद बनाएंगे, बनाने को मैं भी बना के दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप मेहनत करें। सबसे पहले आप लिखेंगे उसमें बैटल, दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे ईयर, तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे, मतलब लेट्स से पार्टी ए, टीम ए, टीम बी, या रूलर 1, दूसरे में रूलर 2, ठीक है। तीसरे में आप लिखेंगे आउटकम या ट्रीटी, ठीक है। जैसे तराई 1, बैटल ऑफ तराई 1, ईयर 1191, पहले इस तरफ कौन था? पृथ्वीराज चौहान, इधर कौन था? मोहम्मद गौरी। आउटकम, पृथ्वीराज चौहान वाज विक्टोरियस। तराई 2, 1192, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, सेम टीम, लेकिन जीता कौन? गौरी। लेड द फाउंडेशन ऑफ, यू नो, और इट स्टार्ट्स द एक्चुअल टर्किश रूल इन इंडिया। ये आप लिखेंगे। फिर दूसरे अलग अलग बैटल्स आपको दिखेंगी, आपको पानीपत मिलेगी, आपको पानीपत 1, पानीपत 2, पानीपत 3 मिलेगी। बाबर के टाइम पे आपको बैटल्स मिलेंगी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ कन्नौज, सॉरी, बैटल ऑफ घाघरा। सो इस तरीके से आपको सारी बैटल लिखनी है। मॉडर्न इंडिया में जब आप जाएंगे तो आपको कैसे मिलेगा? कर्नाटक वॉर 1, ठीक है, उसमें आप लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंडिया में, अभी से बता रहा हूं, अलग से नहीं बताऊंगा, मॉडर्न इंडिया में जितनी भी बैटल्स थी, जितने भी युद्ध थे, सारे युद्ध जो है वो किसी न किसी ट्रीटी से एंड होंगे। So every battle in modern India will end with a treaty. Every battle in modern India will end with a treaty. Exception है उसके दो। पहला एक्सेप्शन है बैटल ऑफ प्लासी 1757। इसमें कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, क्योंकि इसकी ट्रीटी पहले ही हो गई थी। इस बैटल के बाद कोई ट्रीटी नहीं हुई। जैसे बैटल ऑफ बक्सर के बाद आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मिलेगा, फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बाद आपको ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपल मिलेगा, सेकंड कर्नाटक वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी मिलेगा, थर्ड कर्नाटक वॉर के बाद आपको ट्रीटी ऑफ पेरिस मिलेगा। ऐसे ही एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद ट्रीटी हुई। और जो दूसरा एक्सेप्शन है जहां पे आपको ट्रीटी नहीं मिलेगी, वो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इसके बाद भी कोई संधि नहीं हुई, 1799, इसके बाद भी कोई संधि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है वो अपनी कैपिटल को सेव करते करते शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली कोई ट्रीटी करने के लिए बचा नहीं। वरना मॉडर्न इंडिया में जितने भी बैटल्स हैं उनके बाद आपको ट्रीटी दिखेगी। ध्यान रखिएगा, मैच का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किस बैटल की ट्रीटी कौन सी थी, ठीक है। सो ये आपने खुद बनाना, ये मैं बना के नहीं दूंगा। ओके, तो दिल्ली सल्तनत में हमने देखा इतनी डायनेस्टीज थी। मेजर डायनेस्टीज की अगर हम बात करें तो इसमें मामलुक और स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले थी। पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यहीं से शुरुआत होती। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखिएगा सबके, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स में, वो इन्होंने बनाया। दूसरा जो है स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। फिर दूसरा प्रोमिनेंट रूलर वाज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में आपको सिल्वर टका को ध्यान रखना और इक्ता सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, ये ध्यान रखना है। Then the only woman ruler in both, from Delhi Sultanate and Mughal Empire, the only woman ruler in this period was Razia. Razia was, important. She was capable and progressive. लेकिन चहलगानी, तुर्कान चहलगानी, एक बार ये क्वेश्चन आ गया था कि तुर्कान चहलगानी में क्या था। So it was a group of 40 Turkish nobles. तुर्कान चहलगानी was a group of 40 Turkish nobles, जो कि राजा का एक तरीके से जो एडवाइजरी कमेटी होती है, सलाहकार समिति होती है, ये 40 टर्किश नोबल्स की सलाहकार समिति थी, जो कि इस पीरियड में थी। खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर थे। उनको अलाउद्दीन खिलजी ने मारा। जिसको मूवी देखने का इंटरेस्ट है तो मूवी पद्मावत देख लें, वहां पे आपको सारी कहानी मिल जाएगी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, लेकिन ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट था। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आता है who was the first ruler of Delhi Sultanate to go to south, that is Alauddin Khilji.
दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक जिसने दक्षिण भारत में, मतलब दक्षिण भारत की तरफ, दक्कन की तरफ जो है अपना इम्पैक्ट या जिसने इन्वेजन किया, जिसने आर्मी लेके गया, वो कौन था? वो यही था। सो यहाँ पे आपको मामलुक्स में क्या ध्यान रखना है? मामलुक्स में आपको ध्यान रखना है फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, इल्तुतमिश, सिल्वर टका, ये ध्यान रखना है। इक्ता सिस्टम, इक्तादारी, चहलगारी, नोबिलिटी ऑफ 40, रजिया, बलबन, ये इतना ध्यान रखना है। इधर खलजी में आपको क्या ध्यान रखना है? एक्सपेंशन टू गुजरात, राजस्थान एंड डेक्कन एंड साउथ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जीएस में पढ़ाता हूं और आप यकीन नहीं करेंगे, दे आर सो, वट एवर इज द पॉपुलर नरेटिव, फिल्मों पे ज्यादा भरोसा नहीं करें, कहानी की लाइन के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन द मार्केट रिफॉर्म्स जो भी अलाउद्दीन खिलजी ने दिए, दे आर इन वन वे और अदर आज भी एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ कृषि उपज मंडी, इन द फॉर्मेट ऑफ एमएसपी, इन द फॉर्मेट ऑफ एग्रेरियन मार्केट रिफॉर्म्स। आज भी उसका ऑफ कोर्स मॉडर्नाइज फॉर्म है, बट इट एग्जिस्ट देयर। फिर क्या था? दो चीजें ध्यान रखनी है अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। एक तो दाग, दाग वाज अ सिस्टम, दाग मतलब वो उसको गर्म करके, लोहे को गर्म करके नंबर लिखा होता था और वो घोड़े पे लगाया जाता था ताकि जो शाही घोड़े हैं वो एक्सचेंज ना हो जाए। दूसरा चेहरा सिस्टम था। चेहरा सिस्टम जो है, जाहिर सी बात है, तब फोटोग्राफी तो थी नहीं और जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनती थी वो बहुत लिमिटेड बनती थी। तो आपने क्या ध्यान रखना है, ये किस लिए किया गया? ताकि सोल्जर्स का डिस्क्रिप्टिव रोल जो है वो मिले। जैसे आप लोगों ने तो नहीं सुना होगा शायद, हम छोटे थे तो दूरदर्शन आता था और दूरदर्शन में ना न्यूज के बाद आता था गुमशुदा की तलाश, और उसमें वो जो है डिस्क्रिप्शन बताते थे, एक फला उम्र का आदमी जो है वो गुमशुदा है, यहाँ यहाँ से गुमशुदा है, उसका चेहरा गोल है, आंखें ऐसी हैं, चेहरे के ऊपर ऐसा निशान है। ये जो सिस्टम है, इसी को आगे चल के हुलिया कहा गया। आगे चल के आप देखोगे इसी को हुलिया कहा गया। तो अभी भी कभी जब आप किसी, मतलब कोई ना जाए थाने में, लेकिन अब आप लोग पुलिस ऑफिसर बनोगे, आगे चल के आईपीएस बनोगे, तो आप देखोगे कि जो आपका हेड कांस्टेबल है वो बोलेगा हुलिया बताओ, जब कोई एफआईआर लिखाने आएगा कि दिखता कैसा था। ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। दाग और चेहरा सिस्टम किसके टाइम पे था? खिलजी के टाइम पे था। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, कुतुब मीनार है। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट अलाई दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी के दौर के हैं। ओके, एंड तो ये बेसिकली, मैं थोड़ा सा इस पार्ट में क्विक हूं क्योंकि हमें मेजरली मॉडर्न कवर करना है, बट आई थॉट कि आपको एक मैं क्विक एक टूर दे दूं कि मिडिवल हिस्ट्री में चल क्या रहा था। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर। अरे सर आ रहे हैं सर, अंसारी सर प्लीज, मैं आपको सब कवर करवा दूंगा। स्टिल आई एम हैविंग सेशंस, डोंट वरी। और अगर जरूरत हुई तो एक छोटा सेशन और ले लेंगे, बट अभी दैट इज द प्रॉब्लम। सी, when you are preparing for UPSC, okay, you are going for RCA, but I believe all of you are preparing for UPSC. और यूपीएससी की प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पता है क्या है? वो है सब्र, पेशेंस। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी क्या आपको बताया जा रहा है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस होगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो बी इन प्रेजेंट। फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता, अपने प्रेजेंट को अच्छा करिए। ठीक है। सो फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद फोर्ट की जो है उसकी शुरुआत हुई। मोहम्मद बिन तुगलक नो डाउट वाज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड सुल्तान ऑफ दैट टाइम। था इन सब में सबसे काबिल था। बस प्रॉब्लम क्या थी कि वो भाई जो है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा आगे की सोच रहे थे कि देखो यही होता है। उसने, वो विजनरी था लेकिन उसने इतने आगे की सोच ली कि वो एट दैट पॉइंट उस टाइम को जो है ना वो सूट नहीं करा। चाहे वो सिक्के बदलने का हो, चाहे वो कैपिटल शिफ्ट करने का हो, शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। फिर उसने वापस लेके आया। फिर उसने क्या किया? टोकन करेंसी चला दी, कॉपर करेंसी चला दी। लोगों ने अपने बर्तन पिघला के जो है ना तांबे और पीतल के सिक्के बना लिए। दोआब, दोआब मतलब गंगा और यमुना का जो दोआब का रीजन है, वहां पर ये सबसे ज्यादा जरखेज जमीन है, सबसे ज्यादा जो है ये उपजाऊ जमीन है, सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन है। और यहीं के लोगों पे देखो, यू नेवर मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को जो है ना मारते नहीं है। इन भाई ने वही किया। इन्होंने लगाया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा, लेकिन वो जो ज्यादा कमा रहा था वो आपको ज्यादा फूड भी दे रहा था। लोग छोड़ के चले गए, पीजेंट्स ने अपनी कल्टीवेशन छोड़ दिया, हम जंगल में रह लेंगे, इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे। So he was someone who, you know,
वो अपने वक्त से आगे का था, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में गलत थी, लेकिन दैट कॉज्ड फिर खुरासन और कराचल जो है वो वहां पर कराचार कह लीजिए, कराचहार कह लीजिए, वहां पर उसको जो है उसने कब्जा करने के लिए बहुत बड़ी आर्मी जो है वो लेके आया, लेकिन उसने कभी वहां पर अटैक नहीं किया। फिर कौन आता है, फिर उसके बाद आया फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने डैमेज किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। ध्यान रखिएगा, फिरोज तुगलक ने डैमेज कंट्रोल किया। क्या क्या किया, कैनाल्स बनाए, गार्डन्स बनाए, शहर बसाए, बहुत सारे शहर बसाए। हिसार है, फिरोजाबाद है, जौनपुर है, ठीक है, फतेहाबाद है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिरोज तुगलक का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मदरसाज में, हॉस्पिटल्स में, मार्केटिंग सिस्टम को रिवाइव किया। सो फिरोज तुगलक इज सम काइंड ऑफ अ रिफॉर्मर रूलर, और वो शायद उस वक्त की जरूरत भी थी, यू नो, जो डैमेज हुआ था उसके बाद जो इसकी जरूरत भी थी। सो दैट हैपेंड हियर। देन केम द सैयद डायनेस्टी। आपको सिर्फ यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है कि सैयद डायनेस्टी कब से कब तक थी, 1414 से 1451 तक। एक्सक्यूज मी सर, जी सर मेरा नेट स्लो चल रहा था तो मुझे समझ नहीं आया तुगलक डायनेस्टी के बारे में, ये बार बता दो। सर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा ना यूट्यूब पे फॉर स्टूडेंट्स। जी जी बिल्कुल, कल बच्चों को मिल जाएगा। आई एम सो सॉरी यार, बट आप एक बार ना वहां से देख लेना। यू विल हैव दैट रिकॉर्डेड लेक्चर, डोंट वरी। हाँ, सबके पास रिकॉर्डेड वर्जन होगा, तो अब जो आपको थोड़ा मिस हो जाता है। Sir, your voice is not audible. Just am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. तो कहाँ आओ? Yes, sir. Yes, am I audible now? Yes sir, you are audible. Okay. ठीक है। So next is सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में आपको दो चीजें मैंने कहा ध्यान रखनी है। पहला 1414 टू 1451 की सैयद डायनेस्टी का रूल कब से कब तक था, और सॉरी दूसरा फाउंडर कौन था। ठीक है, तो इनके टाइम पे कोई ऐसा मेजर कुछ हुआ ही नहीं। यू कैन सी दिस, बहुत छोटा पीरियड था और यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ऐसा डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, देन केम द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में सबसे फाउंडर वाज लोधी, बहलोल लोधी, एंड दिस वाज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिर एक क्वेश्चन का पॉइंट बनता है, देखो, ही वाज द फर्स्ट दिस वन अफगान। इससे पहले जितने थे वो टर्किश थे, वो तुर्की थे। ये कौन है, ये अफगानी है। ठीक है, सो कंसोलिडेट किया पंजाब दिल्ली को, बट देन केम इब्राहिम लोधी। अपने आप में एक बहुत ही क्रूर शासक था। क्रूर शासक इन द सेंस कि वो किसी की नहीं सुनता था। वो इतना ज्यादा जो है वो आप कह लीजिए कि बदतमीज कह लो या जो भी था, कि वो अपने मतलब उसने अपने सगे औलाद को जो है ना अपने कोर्ट में उसको मार पड़वाई है, डांटा है, बेइज्जत किया है। सो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ अफगान कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी, क्योंकि अब तक टर्किश रूल चल रहा था, लेकिन अब क्या शुरू हुआ, अफगान। फिर क्योंकि अफगान है तो ट्राइबल्स आएंगे ही आएंगे। अफगान इज व्हाट, दैट इज ऑल ट्राइबल कम्युनिटी, तो ट्राइब्स में रहते हैं, वो आएंगे। देन वीक सेंट्रल अथॉरिटी, और फाइनली पानीपत 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत गॉन। दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और शुरुआत होती है मुगल उसकी। फाइन, आपको पीपीटी मिल जाएगा, तो वहां से आप ये सारे टर्म्स देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आप ये सारे टर्म्स देख लीजिएगा वहां पे कि क्या होता है वो सुल्तान, व्हाट इज उसके अंदर कौन कौन थे, वजीर कौन था, अर्ज ममालिक कौन था, दीवान इंशा कौन, दीवान रिसालत कौन, काजी अल क़ज़ात कौन। ये सारी जो है इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे। बरीद ममालिक था, सदर सुदूर था, आमिर आखूर था,
शाहनाए मंडी था। ये सारे जो है ये 2-3 स्लाइड्स जो हैं दिस इज मोर फैक्चुअल इन नेचर, सो ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपने इसको यहाँ से पढ़ना है। किसी को अभी भी इस इन चीजों से रिलेटेड इस स्लाइड को मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको क्विकली ओवरव्यू करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Any question? Sir, Mughals were also Afghans, I believe. No. So, No, they were not Afghans. They were of Okay. Turkish and Mongol origin. all right. Okay, thank you, sir. Yeah. मुगल्स अफगान नहीं थे, मुगल टर्किश और मंगोल, वो एक्चुअली वो मंगोल अल्फाज ही था। आप पुरानी किताबों में देखोगे तो वो मंगोल से मुगल हुआ और मुगल से मुगल हुआ। सो उस अल्फाज का जो है, उस वर्ड की जो है ट्रेजेक्टरी इस तरीके से रही। तो देवर टर्किश, क्योंकि वो चंगेज खान से भी लीनिएज था, और दिस सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द अदर नेम, क्या था, तैमूर से भी जो है, तैमूर। जी 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 थैंक यू, तैमूर से भी जो है वो उनका लीनिएज था। यार हिंदी Yes, में ही I was just confused if they are Afghan, so how, No, how no, no, was no, it? अफगान आपको यहीं दिखेंगे, सिर्फ एक लोधी दिखेगा, लोधी डायनेस्टी दिखेगी, और उसके बाद अफगान जो है वो आएगा अहमद शाह अब्दाली। बाकी जितने अफगान जो आपको दिखेंगे, शेरशाह सूरी अफगान था, वो सब मोस्टली जनरल्स थे, वो मिलिट्री कमांडर्स थे, बिकॉज दैट इज व्हाट दे वर मेंट फॉर। वो ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। ओके, सो यहाँ से देन एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इसमें कुछ भी ऐसा बताने का नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट की मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इट्स ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। थोड़ा सा आपके पास जो भी अलग सोर्सेज होंगे उस पर आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मुगल एम्पायर की। ठीक है, मुगल एम्पायर आज से 500 साल पहले एग्जैक्टली अगर महीना भी देख ले तो एग्जैक्टली 500 साल पहले इसकी शुरुआत होती है। दैट वाज 1526 एंड वी आर इन 2026। 21 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इब्राहिम लोदी जो अब तक नहीं हारा था वो हार जाता है। किससे? बाबर से। बाबर वाज मतलब ही वाज तिमुरिद ऑन हिज साइड एंड चगताई ऑन हिज मदर साइड, और वहां से वो एक फरगाना में जो है वो निशा परवीन, आई हैव अ डाउट, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में भी ट्रीटी हुई थी सर चिक्का कृष्ण राजा के साथ? नहीं, चिक्का कृष्ण राजा ने जो है ना सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, वो ट्रीटी नहीं होती बेटा, वो तो उसको ट्रीटी नहीं कहेंगे। ट्रीटी वहां होती है जब दोनों पार्टीज को कुछ मिलता है, कुछ नहीं था वो उसको वॉर की ट्रीटी नहीं कहेंगे, क्योंकि वॉर की ट्रीटी उसके साथ होती जिसके साथ वॉर लड़ा गया होता। वॉर टीपू सुल्तान के साथ लड़ा, ट्रीटी जो है उन्होंने वो उसके साथ की। ठीक है, what were the some salient features that were common and some were different among these dynasties? Common feature तो कॉमन फीचर एक ही था पूरे मिडिवल हिस्ट्री में। मैं बताऊं, पूरी मिडिवल हिस्ट्री का कॉमन फीचर ये था कि मिडिवल हिस्ट्री was a tussle of power between the nobility and the ruler. मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो एक वर्चस्व की लड़ाई रही पूरे समय तक, जो शासक थे उनके बीच और जो उनके क्या कहेंगे, जो उनके नोबल्स थे उनके बीच। देखो, बलबन आप शुरुआत करोगे कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था। उसने बोला ठीक है मैं आ गया, उसने किया। फिर बलबन आता है, बलबन भी स्लेव था। बलबन के बाद जब दिस वन खिलजी केम, तो खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी वाज अ गवर्नर, तो वो एक जगह नोबिलिटी था, उसको दिखा दिल्ली वीक हुई, उसने कब्जा कर लिया। फिर तुगलक आया, तो गयासुद्दीन तुगलक वो भी कहीं गवर्नर था, उसने एक्वायर कर लिया। फिर कौन आया?
खिज्र खान मुल्तान का गवर्नर था, समझ रहे हो? तो जहां जहां नोबिलिटी को दिखा कि रूलर वीक हुआ, उसने उसको पलट दिया। ये सबसे कॉमन एलिमेंट था, ठीक। सो कमिंग टू बाबर, सो यहां से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और पहली बार आपको इफेक्टिव यूज ऑफ गन पाउडर और फील्ड आर्टिलरी जो है वो दिखने को मिलती है, और फ्लैंकिंग स्ट्रैटेजी तुलुगमा, इतना डीप नहीं जाएंगे, बट हम यहाँ पे जस्ट फॉर द, सो नो डाउट वॉर के नए वॉरफेयर जो है आपको यहाँ पर दिखते हैं, दैट ये जो वॉरफेयर है ना, इसमें बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव मिला। किसी ने देखा ही नहीं था अब तक बारूद क्या होता है, गन पाउडर क्या होता है, तोपें कैसे चलती हैं। और यहाँ से जो है बाबर जो है वो हिंदुस्तान आता है, फरगाना का रूलर था, काबुल को कब्जा करने के बाद पंजाब कब्जा करता, फिर वो हिंदुस्तान आता है। आने के बाद बाबर की जिंदगी में ना सिर्फ आपको 4 चीजें याद रखनी है। 4 साल वो रहा, कौन कौन सा? 1526 से लेके 15, ये देखो यहाँ पे 1526 टू 1530, 4 साल 4 बैटल। कौन कौन सी बैटल्स वहां पे लिख लेना, कौन कौन सी। इवन जो मैं अभी नोबिलिटी की बात कर रहा था, बाबर वॉज इन्वाइटेड बाय दौलत खान। अच्छा, कोई जो है वो दौलत खान जो है वो कौन था? वो खुद गवर्नर था पंजाब का, लेकिन क्योंकि कोई गवर्नर इतना स्ट्रांग नहीं था, कोई नोबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इब्राहिम लोदी को हरा सके, तो दौलत खान ने बोला भाई तुम आके तुम हरा दो इसे। See, it is same the tussle of power, वर्चस्व की लड़ाई थी। Okay, now, so 4 साल की 4 बैटल याद रखनी है। 1526 पानीपत, 1527 बैटल ऑफ खानवा, 1528 चंदेरी एंड 1528 26, 27, 28, 29, okay, 1528 चंदेरी, 1529 घाघरा एंड 1530 बाबर डाइड। सिर्फ इतना ध्यान रखना, 5 चीजें याद रखनी। बैटल का चार्ट आपको दिख जाएगा, वो आपको खुद बनाना है। तो कौन कौन सी 4, 1526 से 1530 4 चीजें याद रख, 5 चीजें बाबर के बारे में याद रखनी। 1526 इब्राहिम लोदी को हराया, 1527 बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा को हराया, फिर चंदेरी में और घाघरा में जो है इसने बैटल जीती। उसके बाद जो है 1530 में बाबर डाइड, एंड फ्रॉम 1530 टू 1540 कौन आता है? इट इज हुमायूं, हिज सन, ठीक है। 10 साल रूल करता है, लेकिन हुमायूं के अपने इतने फ्लॉज थे कि वो किंगडम को जो है, वो जो मुगल एम्पायर था जो है, उसको वो कंसोलिडेट नहीं कर पाया। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इन 1540, बैटल ऑफ कनौज। यस, 1520 बैटल ऑफ कन्नौज में जो है हुमायूं की जो है हार हो जाती है। उसके बाद हुमायूं 10-15 साल भटकता है। फिर 1555 में जो है ही केम बैक, और 1555 से लेके 1556 में, तो 1550 Sir, your voice is not audible. आप लोग वेट करें, नेटवर्क इशू नहीं है, सर आ रहे हैं। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके सर, ओके, Yes, sir. ओके, फाइन। सो दिस वाज, सो मेजर रूलर्स की अगर हम बात करें तो बाबर 1526 to 1530, देन हुमायूं 1530 to 1540, एंड देन 1555 to 1556। तो 1555 में क्या होता है?
रीस्टैब्लिश होता है, रेस्टोरेशन होता है किसका, मुगल रूल का। गोल्डन पीरियड अगर आप कहें तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो है कौन कौन सा, अकबर से लेके हुमायूं औरंगजेब तक जो है ये क्या है, ये आप कहेंगे गोल्डन पीरियड है 1556 टू 1605। 49 इयर्स ऑफ अकबर्स रूल। अकबर का रूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। अकबर का रूल जो है वो एक्सपेंशन के लिए जो है वो जाना जाता है। उसके अलावा ये जो पीरियड है यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है एक मुगल एम्पायर वर्ड जो है ना वो यहीं से मिलता है। उससे पहले वो आप ठीक है एम्पायर था, लेकिन अकबर वाज, यू कैन कंसिडर द रियल फाउंडेशन और द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज अकबर। फिर जहांगीर, आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज्यादा डोमिनेंस रहेगा। शाहजहां का दौर जो है वो इट इज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। शाहजहां's पीरियड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया टू सच एन एक्सटेंट कि जितने भी आप मेजर जो आई रिक्वेस्ट प्लीज आप सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए। ओके तो सल्तनत or empire same as Delhi Sultanate was an empire? No, Sultanate was the dominance of a sultan। और आपको कभी भी यहाँ पर ना एक जैसा एम्पायर नहीं दिखेगा या वो कंसोलिडेशन नहीं दिखेगा। एम्पायर का मतलब होता है जब आपके पास एक एस्टैब्लिश रूल होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जो लंबे समय तक चलेगा। जैसे आप रोमन एम्पायर कहते हैं, ग्रीक एम्पायर कहते हैं, अब्बासिद एम्पायर कहते हैं, उमैयद एम्पायर कहते हैं, मुगल एम्पायर कहते हैं। सो वहां पे एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। सल्तनत ठीक था, लेकिन वो एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कभी उतना प्रोमिनेंट नहीं हो पाया। सो शाहजहां का जो दौर है दैट इज द पीरियड ऑफ गोल्डन, दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया। जितना भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसमें एक बहुत पीक जो आती है वो शाहजहां के दौर में आती है। ताजमहल, पूरा दिल्ली का शाहजहानाबाद जो है वो इस दौर में बनता है। देन औरंगजेब के दौर में मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि औरंगजेब का दौर वो था कि जब मुगल सल्तनत जो है वो काबुल से लेके मदुरई तक मुगल सल्तनत जो है वो थी। 1707 कहानी खत्म। 1707 से लेके 1857 तक ये वाला जो पीरियड है ना, अब आप सोचिए यहाँ पर आप बहादुर शाह जफर को पढ़ेंगे, द लास्ट मुगल रूलर, वो कब आया? वो 1857 में। औरंगजेब 1707 में। औरंगजेब और सॉरी औरंगजेब में जो है वो 150 साल का फर्क है। फाइन, सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस राइट नाउ कि हम यहाँ लेटर मुगल्स को पढ़े। जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, देन तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1857 एंड ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, सो ये आपको सेम चीजें हैं तो इफेक्टिवली वही चीजें हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो ये आपको पीपीटी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है आपका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव, मनसबदारी, जागीरदारी, रेवेन्यू सिस्टम कैसे ऑपरेट करता था। ओके, थैंक यू। I'll say convenience of everybody, and अगर आप चाहते हैं मैं फ्लो में पढ़ाता रहूं ना तो प्लीज रिक्वेस्ट है माइक म्यूट रखें। आपको मैं सवाल पूछने का मैं आपको चैट पे मैं सारे मोरलेस जवाब दे रहा हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट है माइक म्यूट कर दीजिए, मेरा फ्लो टूट जाता है और कुछ नहीं है। और फ्लो पकड़ने में फिर टाइम लगता है यार। क्या कह रहा था, भूल गया। हाँ, सो ये जैसे ये पार्ट 3 है ना, यहाँ पे मैंने आपको सारे रूलर वाइज बता दिया है कि क्या क्या है, अकबर का क्या, हुमायूं, बाबर, शाहजहां, मेजर चीजें बता दी हैं। उसके बाद जो है ये वाला जो स्लाइड है इसमें आपको जो मेजर टर्म्स है, अगेन यहाँ पे कुछ नए टर्म्स मिलेंगे जैसे वजीर, दीवान, मीर बख्शी, दीवान इंशा मिलेगा। सूबा क्या होता था, सरकार क्या होता था, परगना क्या होता था, इसका हेड कौन होता था, सूबे का हेड सूबेदार होता था।
सरकार जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था उसका हेड शिकदार या फौजदार होता था, परगना पे आमिल होता था, विलेज पे मुकद्दम पटवारी या चौधरी होता था। ये सारे टर्म्स आपको आज भी कहीं ना कहीं खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में आपको एक काफी चीजें मिलेंगी। ठीक है। देन मनसबदारी सिस्टम क्या था, तो जैसे पुलिस में और आर्मी में रैंक होती है ना, तो रैंक कैसे डिसाइड होती है कि आप देखते हो, अच्छा कि आप जब आईपीएस हो जाओगे तो आपको जो है कहाँ से शुरुआत होगी, आपको एक सिंगल स्टार प्लस एम्बलम मिलेगा, फिर आपके जो है नंबर ऑफ स्टार्स बढ़ते जाएंगे, फिर आपके जब एम्बलम के साथ स्टार्स, तो वो आपके स्टार्स बताएंगे कि आपकी रैंक क्या है। ये उसी तरीके का एक सिस्टम था जहां पर हर किसी को एक रैंक अलॉट कर दी जाती थी, एक रैंक अलॉट कर दी जाती थी, और वो ये बताता था कि उसका कद क्या है मुगल उस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में। ठीक है। सो दिस इज होल दाग चेहरा को इन्होंने फिर से रिवाइव किया। टैक्सेशन सिस्टम, जब्ती सिस्टम था, दहसाला सिस्टम था। लैंड को इन्होंने क्लासिफाई किया, पोलश, परोती, छाछर, बंजर, ये वाला जो पार्ट है ना। सो ये आपको सारा मैं दे दूंगा। इन सब में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो राजा टोडरमल ने किया। और राजा टोडरमल के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, और ये आपको समझने की बात है। कभी सोचा आईएएस का एग्जाम इतना टफ क्यों ना? यू कैन ओपन योर माइक फॉर अ मोमेंट, और अगर वैसे चैट में बता दोगे तो भी मैं देख ही रहा हूँ दूसरे डिवाइस से। मेरा सवाल ये बताओ, क्यों है आईएएस का एग्जाम इतना टफ? क्यों ये क्यों इतना प्रेस्टिजियस है? ये क्यों इतना मुश्किल रास्ता है? सर जैसे एग्जाम्पल है सर, जो बैटल ऑफ वो क्या ना पानीपत है, तो आईएएस ऑफिसर के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, पानीपत में क्यों हुआ बैटल ऑफ पानीपत? वो इंटरव्यू में पूछेंगे पानीपत में क्यों हुआ। हाँ, इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड पूछते हैं ना वो। तो इंटरव्यू तक पहुंचोगे, वहां तक पहुंचो, फिर वो भी बताऊंगा क्यों हुआ। ठीक है। जी सर। स्टेप बाय स्टेप चलो ना, वही चीज है। आप कदम यहाँ रखे हो, आपकी नजर जो है वो गलत सीढ़ी पे। अभी वास्ट सिलेबस को इंटीग्रेट करके पढ़ के याद रखना, नहीं सर, नहीं सर। डाइवर्स नेचर ऑफ द कंट्री, नहीं। मंतकाना सोच, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर हाँ सर बताओ। बिकॉज ऑफ द टफ, क्योंकि हम लोग को हैंडल करना पड़ता है एक डिस्ट्रिक्ट को, और उधर का प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। अगर हम लोग खुद स्ट्रांग नहीं बनेंगे, इतना टफ सिचुएशन से हम नहीं खुद निकलेंगे, तो हम वो जब ऑफिसर बन जाएगा तब टफ सिचुएशन हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। मेरा सवाल है कि ये क्यों, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट, सब गलत। सही है, लेकिन अब देखो, मैं तो यूपीएससी जैसा टीचर हूं ना, मुझे सुनना वही है जो मेरे दिल में है। यूपीएससी का सबसे बुरी चीज ये लगती है मुझे, प्रशासन कुछ नहीं है सर, रियलिटी। हाँ सर इस बताइए। एग्जाम को टफ इसलिए बनाया गया कि स्टूडेंट्स की यूनिकनेस चेक किया जाए। वही सेम क्वेश्चन को स्टूडेंट कैसे यूनिक वे में प्रेजेंट करेगा। नहीं, सर पढ़ने को बहुत कुछ है और इतना कुछ याद नहीं रख पाते हैं माइंड में। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल याद तो कुछ करना ही नहीं है, समझना है। यही तो मतलब यही तो बार खेल है सारा। करना जरूरी आपको है। लग रहा है याद करना है, बट रियलिटी है समझना है। और आपको जब ये पॉइंट समझ में आ जाएगा ना, परसिवरेंस सब लिखो, सब जो यूट्यूब पे सुन के लिखा हुआ है ना, इनोवेटिव आइडियाज, परसिवरेंस, पेशेंस, डिसिप्लिन, सब गलत। यू नो व्हाट, इस पूरे खित्ते की ये जो पूरा सिस्टम है ना, क्योंकि यही सिस्टम पाकिस्तान में भी चलता है, यही सिस्टम बांग्लादेश में भी चलता है, यही सिस्टम जो है श्रीलंका में भी चलता है। जहां से ब्रिटिश रूल था वहां इस तरीके का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। 1793 में सिस्टम आया, एग्जिस्टिंग सिस्टम आज तक वही है, हम रिप्लेस नहीं कर पाए उसे। लेकिन पता क्या, पिछले 5000 साल से, या मैं कहूं लगभग पिछले 3000 साल से, जो हमारे पास एक एस्टैब्लिश हिस्ट्री है, अगर कोई चीज कॉमन है इस पूरी हिस्ट्री में, वो है ब्यूरोक्रेसी। मौर्यंस के टाइम पे उन्हें अमात्यास कहा गया, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे उन्हें प्रतिहाराज, महाप्रतिहाराज कहा गया। कभी ये जो है अमात्या, महामत्या, प्रतिहारा, महाप्रतिहारा, कभी ये नवरत्न कहलाए, कभी ये मनसबदार कहलाए, कभी जो है ये उसमें मजूमदार कहलाए एडमिनिस्ट्रेटिव मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, कभी ये तुर्कान चहलगानी का नाम बदलता रहा। सब कुछ आईसीएस कहलाए, इंडियन इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, फिर आईएएस कहलाए।
राजा बदलते रहे, ये जो एक एलिमेंट है ना ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का, ये हमेशा से यही कांस्टेंट है, इसीलिए ये प्रेस्टिजियस है। और सब बदल गया। मैं क्यों राजा टोडरमल का एग्जांपल दे रहा हूं? राजा टोडरमल वो व्यक्ति था who was a financial officer in शेरशाह सूरीज एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने देखा यार आदमी अच्छा बढ़िया काम कर रहा है, तुम आ जाओ तो मेरे साथ काम करो। ब्यूरोक्रेसी कांस्टेंट है, गवर्नमेंट्स बदलती हैं, इस देश को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, इसीलिए ये प्रेस्टिजियस है, इसीलिए टफ है। आपको लग रहा है आपको टैक्स कलेक्ट करने के लिए बुलाया है, लेकिन राजा सर टैक्स कलेक्ट करता है। सर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, वो तो काम, तुम्हारा काम टैक्स कलेक्ट करना थोड़ी होगा। You're born to be very honest. I'm very classist in this case. You're born to rule. जब तक तुम इस चीज को रियलाइज नहीं करोगे, बिफोर बिकमिंग एन IAS you have to feel like an IAS. आपका कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप वहीं रहोगे, ठीक है? इसीलिए ये प्रेस्टिजियस है। If bureaucracy is strong, why good officer will be easily able to transfer? अरे ठीक है यार, ये डेमोक्रेसी है। ये जो आप बोल रहे हो ना, या बेटा आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। और कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं रखनी है, सारे लोग अच्छे हैं, सब बढ़िया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो जब्त सिस्टम आपने देख लीजिएगा, दहसाला सिस्टम देख लीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। सर ये पूछना था, ये जो अलग अलग सिस्टम्स जो हैं सर, इसमें ऐसा भी आ सकता है कि ये सिस्टम किस रूलर से एसोसिएटेड था? हाँ, वो बिल्कुल आ सकता है कि किसके टाइम पे था। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जो अकबर का सिस्टम था वो औरंगजेब तक चला। इट वाज सो इफेक्टिव कि उसमें जो है कोई वो नहीं था। तो दिस विल हैपन, तो आपको ध्यान रखना। मेनली आपको सिस्टम यही मिलता है, और कहीं ऐसा मेजर सिस्टम आपको थोड़ा बहुत शेरशाह सूरी के टाइम मिलता है, मोर और लेस सिस्टम यही मिलता है। ठीक है सर, प्लीज कुछ वर्ड हिंदी में भी बता दीजिए। बेटा मैं अब तक फारसी तो बोल नहीं रहा हूँ, हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज वन सिस्टम दैट दिस ऑल यू विल गेट दिस स्लाइड्स। सो आप इसको एक बार क्विकली देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे टर्म्स आपने अपने घरों के आसपास अपने जो है ना, जैसे यहाँ पर आपको न जाने कितने वर्ड जो हैं वो आपको घर के आसपास सुनाई देते होंगे, खासतौर पुराने लोगों से जरूर सुनाई देते होंगे। देख लीजिए, इतना इफेक्टिव सिस्टम था। आप में से अगर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वाला होगा ना, तो जब आप पेपर 2 में यूनिट 1 पढ़ोगे ना, तो उसमें 4 एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने, बिफोर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आपको 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ने पड़ते हैं। पहला आपको पढ़ना पड़ता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बहुत वास्ट था, बहुत एडवांस था। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर आप ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तब आप प्रेजेंट डे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। Most, I'm so sorry. What are the most important systems of Delhi Sultanate that were directly borrowed from Mughals? That were directly borrowed by Mughals. I'm so sorry. क्या 2-3 तो ये सामने रखे हुए, दाग, चेहरा, हुलिया, कैवलरी, इक्ता को उन्होंने मॉडिफाई किया। ठीक है, सो देवर देखो, दिल्ली सल्तनत के सिस्टम्स को एज इट इज ऑप्ट नहीं किया क्योंकि उनमें फ्लॉज थे। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सिस्टम एज इट इज नहीं आए हैं, क्यों? क्योंकि उनमें फ्लॉज थे। क्या जरूरत हुई? उसमें मॉडिफिकेशंस हुए। ध्यान रखिएगा, अगर वही होते तो वो फिर फेल कर जाते ना। सर इक्ता क्या होता है? इक्ता बेसिकली डिस्ट्रिक्ट को कहते थे। इक्तादारी जो है वो मोहम्मद गजनवी के दौर से, मोहम्मद बिन कासिम के दौर से। तो जब जो मुसलमान शासक थे वो जब इस तरफ आए, सिंध और मुल्तान पे उन्होंने किया, तो उन्होंने यहाँ पर इक्तादारी शुरुआत की। इक्ता मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। उसका जो हेड होता है वो इक्तादार होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और
उसका क्या काम होगा? उसका काम होगा वहां पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, उसके बदले उसको कुछ सैलरी, कई जगह कई वक्त पे सैलरी दी गई, कई जगह उसको जागीरदार या जमींदार बनाया गया, वो अपने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था एज अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करता था। प्लस सो इक्तदारी जो है उसकी आपको दिल्ली सल्तनत में दिखेगी। कई दौर में ऑक्शन हुई, कई दौर में नॉमिनेट होते थे, तो अलग अलग दौर में अलग अलग चीजें हुई। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मुगल। ये सारा मैंने जो है ना पेंटिंग्स और लिटरेचर और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। ठीक है, आपका विजयनगर एम्पायर बचेगा, वो हम कल देखेंगे। आज मैं थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया पे आना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट आई प्रॉमिस्ड एंड दैट वाज मॉडर्न इंडिया। एंड any question in medieval till this point? Chalo, I'm giving you some time. Any questions in medieval India till this point? हेलो Books वगैरह जो factual information है मैंने यहाँ mention कर दी है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था ब्यूरोक्रेसी वाला, हाँ कि मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आया। तो आपने बोला कि जैसे टोडरमल जो आते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? किस तो पॉइंट ऑफ व्यू से? mindset- आप पॉइंट हाँ ऑफ मतलब कहाँ से क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए एज अ मतलब डीएम, वो कहाँ पे वर्क करेगा, क्यों यूपीएससी ने इसको रखा है पढ़ने के लिए? जैसे अभी आपने बताया ना ब्यूरोक्रेसी, वहां से उस चीज को प्लीज सर। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, अभी तो हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हिस्ट्री देख रहे हैं क्योंकि अभी हमारे टारगेट्स अलग हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप जनरल स्टडीज के लिए पढ़ रहे हैं ना, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो आप सिर्फ उतना पढ़ें, ये बहुत, और ये सबके लिए, आपको हिस्टोरियन नहीं बनना है, आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, आपको पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको ज्योग्राफर नहीं बनना है। हमें सिर्फ उतनी जनरल स्टडीज पढ़नी है जो एग्जाम में आएगी और जिससे हमारा सिलेक्शन होगा। पहला पॉइंट, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से यही रहा है कि प्लीज पहले इस चीज पे, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स को उस मतलब वो होता है ये, और उसमें से शायद एक मैं भी हूँ, कि जब लगा कि जैसे आपने भी सवाल किया ना, क्यूरियस होते हैं हम, क्योंकि हम कभी भी ये शायद पहली बार होता है कि हम हिस्ट्री को या ज्योग्राफी को या पॉलिटिकल साइंस को या इकोनॉमी को हम एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। सो अभी एट दिस स्टेज आपको सिर्फ ये समझना है कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये समझना है कि आज का हिंदुस्तान जो है, जो आज का हिंदुस्तान है, वो इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है, इसमें इसमें जो है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और रही बात, जैसे मैंने आपको राजा टोडरमल का एग्जांपल दिया, तो ये यही तो सीख है कि ठीक है, राजा टोडरमल जो है वो शेरशाह सूरी के दौर में भी थे। शेरशाह सूरी को जो है, शेरशाह सूरी के बेटे को बेसिकली हुमायूं ने हराया। हुमायूं का बेटा अकबर था, उन्होंने उसके साथ काम किया। ब्यूरोक्रेट्स को यही लेसन लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट इज नेवर अटैच्ड टू द रूलर। फाइन, देयर उसकी खुद की कुछ जिम्मेदारियां, कुछ फराइज हैं और उसे वही निभाने हैं। दिस इज द अल्टीमेट लेसन दैट आई टेल यू। ओके, नाउ कमिंग टू द मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा सवाल आए हैं आपके आरसीए के एग्जाम में, वो आए हैं फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूं, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। वैसे तो मैं जीएस में बताता हूँ, लेकिन ये चार्ट देख लो। अगर ये चार्ट समझ में आ गई तो जो है ना, मजा आ जाएगा। ये सारी चीजें, चार्ट अभी आप बनाएंगे, मैं आपको टाइम दूंगा, आप भी अपनी अपनी कॉपीज में, अपने अपने नोटबुक्स में प्लीज इसे बनाइए। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। फर्ज करिए कि ये जो ग्राफ है, पेन टैप का बना रहा हूं तो उतना इफेक्टिव नहीं बनेगा, लेकिन ये जो ग्राफ है, बेल शेप्ड कर्व जो है, ये है ब्रिटिश एम्पायर की ट्रेजेक्टरी हिंदुस्तान के अंदर। मैं अज्यूम कर लेता हूं ये 1757 है, जो कि प्लस ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में 3-4 चार्ट में समझाता हूं, फिर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये है प्लासी 1757। ठीक है,
1947 1947 आजादी, किसी किताब में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। इसका मिड पॉइंट मैं मान लूं ये है इस ग्राफ का, ये आ जाता है 1857, ठीक। अब पहला एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद एक अमेंडमेंट आया, वो ठीक है, वो मैं उस पर नहीं जा रहा। फिर मेजर एक्ट जो आया वो आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आया चार्टर एक्ट 1793। फिर आया चार्टर एक्ट 1813। फिर आया चार्टर एक्ट 1833। फिर आया चार्टर एक्ट 1853, ठीक। फिर क्या हुआ सर, फिर 1857 का गदर हुआ, 1857 की क्रांति हुई। और मैं क्यों इसको पीक मानता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति को, अगर इतनी बड़ी बगावत को, इतने बड़े गदर को जो है ब्रिटिश कंट्रोल कर गए, तो वो अपनी पीक पे थे, ये मानना पड़ेगा। उसके इमीडिएट बाद चीजें चेंज होती हैं और यहां पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद अगला एक्ट आया इंडियन, ICA लिख रहा हूं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। फिर आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसे आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दैट इज जिसको आप मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। पॉलिटी की भी हिस्ट्री बता दी मैंने, ठीक है। देखो यहां पर, यहां से लेके यहां तक ये वाला जो फेज है, डायग्राम बना लेना सबने, यहां से लेके यहां तक जो फेज है ये कौन सा, ये कंपनी रूल है। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है। मतलब ये जो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास कर रही थी वो ये बता रही थी कि कंपनी भारत में ऑपरेट कैसे करेगी। यहां पर ये जितने चार्टर एक्ट जो हुए ना, ये सारे चार्टर एक्ट 1813 का, 1833 का, 1853 का, ये सारे एक ही चीज बता रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे ऑपरेट करेगी। ये वाले जो हैं ये बता रहा था कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे ऑपरेट करेगी, ठीक। यहां से लेके यहां तक, लेट्स से 1857 तक, ये कौन सा है, रूल ऑफ द कंपनी, रूल ऑफ द कंपनी। तो यहां पे जो हेड था पहले क्या कहलाया, गवर्नर ऑफ बंगाल, मैं गवर्नर बी लिख देता हूं। फिर वो कहलाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर वो कहलाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। यहां पे क्या आया आपका 1858 का चार्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और यहां से क्या शुरू होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, ट्रांसफर ऑफ पावर, कहां से, कंपनी से कहां चला गया, तो यहां किसका रूल शुरू हो गया, क्राउन रूल। मींस नाउ द पीपल हियर आर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अरे नहीं यार ऐसा मत करो। यस सर, आपका ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा है सर। इट इज विजिबल। एक बार जिनको नहीं दिख रहा है एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लो यार, ठीक है। दिस इज क्राउन रूल, सो फ्रॉम 1857। मतलब अब यहाँ पे ये जो पोजीशन थी, जो हेड था, वो कहलाया वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके दो मतलब थे। जब हम कह रहे थे वाइसरॉय, वाइसरॉय का मतलब था दैट ही इज द रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंटेटिव है किसका, क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मतलब था दैट ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो जनरली हम कहते हैं वाइसरॉय, वाइसरॉय हम नॉर्मली कह देते हैं, लेकिन इट इज वाइसरॉय, जो एक्चुअल डेजिग्नेशन था, इट इज वाइसरॉय, इट वाज वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, वाइसरॉय का मतलब इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, एंड गवर्नर जनरल का मतलब दैट ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, आपको इसमें क्या करना है, चार्ट रफ बना लो अभी। अभी जैसे जैसे हम एक्ट पढ़ते जाएंगे ना, तो जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के 2-3 पॉइंट होंगे, तो इसको थोड़ा सा और एनलार्ज और जो खूबसूरती से बना सकते हो बना लेना। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मेन पॉइंट्स इन सब के लिख देना, अपने यहीं पे छोटे 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 पॉइंट्स लिख देना। तो जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपके सारे एक्ट एक जगह आ जाएंगे। ठीक, आई एम गिविंग यू 1 minute, क्विकली ड्रॉ दिस। (1858) से 1947 तक क्राउन रूल। 1858 से 1850 ये रिवोल्ट है यहाँ पे। We need to learn this. You need to absorb this. लर्न नहीं करना है, इसको पी जाना है। ये अगर कर लिया, तुम्हारा पॉलिटी के पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अभी एक चार्ट और दूंगा, एक टेबल बनाने को दिया, कौन सा, वो बैटल वाला, वहां से क्वेश्चन आता है, एक ही चार्ट से क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से आए, चाहे वो कहीं से आए, यहां से क्वेश्चन आएगा। बना लिया सबने? मोस्ट वेलकम। अब एक चार्ट और ले लो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। और अब अगर मैं बताऊं, मैं इस चीज को बताने का मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक चार्ट और ले लो। सबने बना लिया? ये नहीं बनाया तो थोड़ा सा बाद में आप एक काम करना, जब आपका यूट्यूब पे देख लेना। ये आया पॉइंट। Sir, how this chart is connected with history? Good question. अभी पता चलेगा, जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा how this chart is. अच्छा, दूसरा जो मेजर क्वेश्चन आपको आता है, वो आता है गवर्नर, वो आता है आपको गवर्नर जनरल और इन सब चीजों से। ठीक है, अज्यूम करो, अब मैं बहुत एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कहानी सुनते जाना, और ये कहानी के साथ में ग्राफ बनता जाएगा, एक फ्लो चार्ट बनता जाएगा, वो देखते जाना, यू विल लव इट। अज्यूम करो ये जो ब्रिटिश एम्पायर था ना, ब्रिटिश एम्पायर, ये ब्रिटिश एम्पायर जो है खूबसूरत बिल्डिंग की तरह है। ये कैसा है? एक खूबसूरत बिल्डिंग की तरह है। ठीक, इस बिल्डिंग की मैं आपके सवाल का अभी रुक जाओ, अभी सारे सवालों के जवाब इस चार्ट को देख लो, फिर जो सवाल पूछना हो पूछ लेना। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं ब्रिटिश एम्पायर जो है खूबसूरत बिल्डिंग की तरह था, तो उस बिल्डिंग की जो नींव थी, उस बिल्डिंग की जो नींव थी वो किसने रखी? उस बिल्डिंग की नींव रखी रॉबर्ट क्लाइव ने। उस बिल्डिंग की नींव किसने रखी? उस बिल्डिंग की नींव रखी रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, नींव रखी। अब इस नींव को मजबूत करने का काम, इस नींव को क्या करने का काम? इस नींव को मजबूत करने का काम किया दो लोगों ने। पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरे थे कॉर्नवालिस। रॉबर्ट क्लाइव रफली फ्रॉम 1757 टू 62, फिर 65 टू 67, ये ध्यान रखिएगा। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं 1772 से 1785 तक। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ये कौन हुए? ये हुए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने आपकी नींव रखी। उस ब्रिटिश एम्पायर की नींव किसने रखी?
रॉबर्ट क्लाइव ने। उस नींव को मजबूती किसने दी? उस नींव को मजबूती दी वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने। अच्छा, इस मजबूत नींव पे एक स्ट्रक्चर, इमारत का स्ट्रक्चर किसने खड़ा किया? इस पे इमारत का स्ट्रक्चर खड़ा किया दो लोगों ने, वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले और विलियम बेंटिक ने। तो कॉर्नवालिस वाज देयर फ्रॉम 1785 टू 1793, बीच में जॉन शोर था। जॉन शोर के बाद ये आता है 1790, मैं ईयर थोड़ा सा हो सकता है मिस कर जाऊं, देख लेना 1805 रफली कहीं पे मिस हो रहा है। विलियम बेंटिक 1828 से लेके 1835 तक। 1833 में आता है एक्ट, और इस एक्ट की वजह से विलियम बेंटिक बनता है भारत का पहला गवर्नर जनरल। इस बिल्डिंग को खूबसूरती अगर किसी ने दी, वो दी डलहौजी ने। डलहौजी was there from 17 sorry, oh shit, अरे यार, so sorry for my sudden unpleasant terminology. Oh sorry, just give me 1 minute. So यहाँ पे आता है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ साथ कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के साथ साथ आता है, उसके बाद आते हैं आपके वेलेस्ले, विलियम बेंटिक। ठीक है, ये कौन है? ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ही इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही इज द फर्स्ट विलियम बेंटिक। 1828 to 35 he is the first governor general of India। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाई साहब डलहौजी। डलहौजी थे 1848 से लेके 1856 तक। ध्यान रखना, अमूमन लगता है कि डलहौजी जो है वो 1857 के 1857 के गदर में था, लेकिन वो नहीं था, वहां पे कैनिंग था। इसके बाद इसने क्या किया? इसने उस इमारत को जो है वो खूबसूरत बनाया। इसने उस इमारत को क्या किया? खूबसूरत बनाया। इसके बाद 3 ऐसे गवर्नर जनरल्स हैं जो बेसिकली आपको पढ़ने हैं, जिन्होंने उस खूबसूरत इमारत में और जो है 4 चांद लगाने वाले काम किए। लिटन, अभी आ रहा हूं, सब समझाऊंगा। लिटन, रिपन और डफरिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डफरिन सिर्फ एक ही वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर कांग्रेस आ जाती है। सो लिटन वाज देयर फ्रॉम 1876 टू 80, रिपन वाज देयर फ्रॉम 1880 टू 84 और डफरिन वाज देयर फ्रॉम 1884 टू 1880। इसका ईयर देख लेना, मैं भूल रहा हूँ, 1888 पॉसिबली। और इस इमारत को बहुत आला मकाम अगर किसी ने दिया, उस इमारत की जो है सब चीजों को जिसने सब कुछ बेहतरीन बना दिया, मैं ब्रिटिश एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, कर्जन। ठीक, थोड़ा सा वो फ्लो बिगड़ गया बिकॉज ऑफ दैट। अब आपने क्या करना, अब यहां पर, और इसमें लास्ट कौन थे? लास्ट भाई साहब थे। इस इमारत को इंडिया को हैंडओवर किसने किया? माउंटबैटन ने। ठीक, कर्जन 1899 to 1905। ठीक, आपने क्या करना है? प्लीज इसको 2 शीट में, बड़ी शीट्स में फेयर बनाना। जैसे जैसे अब रॉबर्ट क्लाइव है, ये आपने लिख दिया रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड सर 1757 से 62 तक था, फिर 1765 से he was there till 67। अब रॉबर्ट क्लाइव के जो भी मेजर पॉइंट्स हैं वो लिख देना, वॉरेन हेस्टिंग्स के जो भी मेजर पॉइंट्स थे वो लिख देना। ये पूरा अगर डिटेल में बना लोगे और जो पुराना वाला वो जो बेल शेप चार्ट है वो ठीक से बना लोगे, आपकी हिस्ट्री के मेजर क्वेश्चंस कवर हो गए ये 2 चार्ट में। मेजर क्वेश्चंस आपके जो ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड है, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, या तो वो एक्ट वाला क्वेश्चन आएगा, या तो वो गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड गवर्नर जनरल? गवर्नर छोटा होता था, गवर्नर जनरल बड़ा होता था। जब गवर्नर जनरल बड़ा हो गया, सो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। और मद्रास को जो है बॉम्बे और मद्रास से सुपीरियर लेवल पे बताने के लिए कि कलकत्ता जो है वो मद्रास और बॉम्बे से ऊपर है, इसलिए वहां का जो हेड था उसे कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और एल्स इट वाज गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक, फिर वो इतना बड़ा हो गया कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो ही आगे चल के बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इतना बड़ा बन गया कि वही आगे चल के बना वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इंडिपेंडेंट इंडिया जब हुआ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द टुडेज पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइसरॉय की जगह किसने ली? प्रेसिडेंट ने ली। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? इसको जल्दी से बना लो, रफ मैंने बना के दिया, फिर तुम कर लेना। ये 2 पेज पढ़ लोगे, मॉडर्न हिस्ट्री का मेजर क्वेश्चन कवर करते हैं ये, सिर्फ 2 पेज। अच्छा, एक सवाल था 1833 एक्ट से बंगाल, अच्छा ये सारी बातें बता दी बेटा मैंने इसी में। 1857 नहीं, 1857 के बाद वाइसरॉय नहीं कहेंगे, 1858 के बाद वाइसरॉय कहेंगे। 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन बनेगा जो कि गवर्नर जनरल के कॉन्टेक्स्ट में आता है, वो है कैनिंग। तो 1857 का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 का फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? वो भी कैनिंग था। समझ में आया? हिस्ट्री मुश्किल है क्या? आसान है। एग्जाम क्लियर करना है, हिस्टोरियन नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा। वो हिस्ट्री पढ़ना मेरा काम है, आपको क्या बताना है वो मैं देखूंगा। आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस एंड यू डोंट हैव टू फॉल इनटू द रीजन। आपको रीजन वो सब मैं देख लूंगा। वो मेरा काम है पढ़ना, कि मैं आपको पढ़ाने के बाद में 2 घंटे पढ़ना है, नई चीज पढ़नी है, नई चीज समझना है। दैट इज माय जॉब। हिस्टोरियन बनना आपका काम नहीं है। क्लियर हुआ? Is there a pattern on declining tenure of glory days from sunset between Mughal versus later Mughals and earlier? Is there a pattern on declining tenure from glory days to sunset between Mughals versus later Mughals and earlier governors as later governor generals? Not exactly. There's a pattern, but if you see Mughals versus later Mughals, the answer to that is till Akbar and rather till Aurangzeb. मैंने जो आपको बात बताई थी ना कि नोबिलिटी अकबर से लेके औरंगजेब तक नोबिलिटी को सप्रेस करके रखा गया। नोबिलिटी स्ट्रांग थी, बैरम खान इंपॉर्टेंट थे, लेकिन बैरम खान ने हमेशा अकबर को ऊपर रखा, तो वहां नोबिलिटी एम्बिशियस नहीं हुई। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद नोबिलिटी एम्बिशियस हो गई, पहला रीजन। दूसरा रीजन द फॉल ऑफ मुगल्स वाज कि मुगल्स में कहीं पर भी लॉ ऑफ सक्सेशन फॉलो नहीं होता था, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन फॉलो नहीं होता। मतलब ये अकबर की गलती थी वैसे, कि अकबर ने कभी ये तय नहीं किया कि अकबर ने अगर अपने जिंदा रहते ही जहांगीर को बना दिया होता तो ये टसल नहीं होता। जहांगीर के बाद टसल हुआ, शाहजहां ने शहरयार को कैद किया, कत्ल किया। औरंगजेब ने भी यही किया, अपने भाइयों को कत्ल किया। औरंगजेब के बाद औरंगजेब के बेटे लड़े, और जब ये आपस में ज्यादा लड़ने लगे तो नोबल्स फिर स्ट्रांग हो गए। आपको दिखेंगे दिस सैयद ब्रदर्स, आपको उसके बाद नोबिलिटी स्ट्रांग होते दिखेगी। Fine. On the other side, if you see the decline of the British Empire, especially after 1905, तो वो इम्पैक्ट था एजुकेटेड मिडिल क्लास का, वो इम्पैक्ट था पॉलिटिकल लीडरशिप का। क्योंकि जब आप जहनी तौर पे गुलाम कर दिए गए थे, आप उसको तलवारों से नहीं लड़ सकते थे, आप उसको तोप से नहीं लड़ सकते थे। आइडियोलॉजिकली गुलाम लोगों को अगर लड़ना है तो उनको आइडियोलॉजी से ही लड़ना पड़ेगा। And that was shown by leaders like Gandhi and Nehru and Sardar Patel and Maulana Azad and Netaji Subhash Chandra Bose and whatnot.
And there when they realize कि now this ideology is becoming stronger, decline आया। लेकिन आपको मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, दो एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है, दो एग्जाम्पल दूंगा। पहला, और ये हाथ उठा के बताना जल्दी से, मतलब मैं एक्चुअली इधर देख रहा हूं, कमेंट भी कर सकते हैं, वैसे कमेंट सेक्शन ही खुला हुआ है। आप ये बताओ किस किस के साथ ऐसा हुआ, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी आप पब्लिक स्पेस में हो, कोई छोटा बच्चा रो रहा है और हम उसे डराते हैं, या उसकी माँ उसके बाप उसे डराते हैं कि चुप हो जा वरना पुलिस आ जाएगी, चुप हो जाओ वरना पुलिस को डरा। How many of you have seen this? How many of you felt this? कहां से आया ये पुलिस का डर? कभी रियलाइज किया है? सबने हाथ उठाया, देखो। ये है वो डीप रूटेड कॉलोनियल गुलामी जो हमारे पुलिस से हम तो एक आजाद मुल्क के शहरी हैं ना, हमें पुलिस से डरना थोड़ी चाहिए, हमें तो पुलिस को अपना दोस्त मानना चाहिए। और आप में से जब कुछ लोग आईपीएस हो जाओगे, जब आप में से कुछ लोग आईपीएस हो जाओगे, तो प्लीज इस चीज को प्रोपगेट करिएगा कि पुलिस से कोई डरे ना। और जब जनता पुलिस से डरना बंद कर देगी, तो जो पुलिस के अंदर खामियां हमको हाईलाइट होती है ना सिस्टम में, वो भी कम हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा किसके साथ हुआ? या तो अब आप इसके शिकार हुए हैं, या आपने या किसी के ऊपर तंज किया है, या आप इस तंज के शिकार हुए हैं। मोर और लेस हम में से जो लोग सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल कह रहा हूं मैं, अगर कोई हम में से आज भी, इफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स ट्राइज कि वो अंग्रेजी में बोलता है, कितने लोगों ने या तो आपने चिढ़ाया है, या आपको इससे चिढ़ाया गया है, बड़ा अंग्रेज बन रहे हो, अंग्रेज की औलाद। सी, किसने सिखाया ये? आजादी के, तुमने तो अंग्रेज देखे नहीं। This is that colonial mindset. This is that, slave mindset that still exists. बहुत सी चीजें हैं। कितने लोग, और एक एग्जांपल देता हूं, मॉल में अगर हाइपर मार्ट में शॉपिंग करने जाते हो, वहां से सब्जी खरीदते हो, वो 10 दिन पुरानी सब्जी को वो क्लिंग रैप में रख के एक स्टैंप लगा के देता है, उसको बार्गेन नहीं करते हो यार, ठीक है। लेकिन वही सब्जी ताजी मिलेगी, सब्जी मंडी में मिलेगी, किसान से मिलेगी, तो उससे जाके बार्गेन करोगे। क्यों करते हो ऐसा? बार्गेन करने की इतनी आदत है, इतना शौक है, तो वहां पर जाके करो ना, जो कर सकते हैं, जो अपना प्रॉफिट मार्जिन छोड़ सकते हैं, मॉल में करो। उसके साथ अब ये कहां से आया कि किसान है तो एक्सप्लॉइट करना ही है? ये है कॉलोनियल माइंडसेट, ये होती है जहनी गुलामी। इसीलिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। इसीलिए अमेरिका जब आजाद हुआ, हमने कहा अमेरिकन रेवोल्यूशन। फ्रांस जब उस ऑर्थोडॉक्सी से आजाद हुआ, हमने कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन। रशिया उस ऑर्थोडॉक्सी से आजाद हुआ, हमने कहा रशियन रेवोल्यूशन। हमने कभी इंडिया के 200 साल के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इंडियन रेवोल्यूशन नहीं कहा, क्योंकि वो रेवोल्यूशन था ही नहीं। इट वाज जस्ट अ चेंज ऑफ पावर। रियलाइज किया कभी? हमने तो 200 साल से लड़के भी तो हमने तो आजादी ली ना, लेकिन हमने कभी उसे इंडियन रेवोल्यूशन नहीं कहा। ठीक है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस का ये एक तरीका हो सकता है। Can you explain why UPSC stuff? UPSC stuff because it demands understanding, and you people are running for, facts, nothing else. जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि यूपीएससी का खेल क्या है, जिसको जिस अटेम्प्ट में समझ में आ जाता है ना यूपीएससी की डिमांड क्या है, वो उस अटेम्प्ट में निकल जाता है। जिसको पहले में समझ में आ जाता है वो पहले में निकल जाता है।
जिसको चौथे में समझ में आता है चौथे में निकलता है। सिंपल है यार, वो बहुत बेसिक चीज डिमांड कर रहे हैं कि समझदार इंसान चाहिए। और क्या सीखा भी, कोई थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था ना, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो सिखाने के लिए तो मसूरी ले जाएंगे। तुम्हें यहाँ से कुछ सीख के थोड़ी जाना है, तुम्हें तो सिर्फ ये प्रूफ करना है कि हम मसूरी में सीखने लायक है। सिखाना तो उनका काम है। क्विकली आ जाता हूँ, अब तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है सर, अब तो सारा मॉडर्न सब कवर करवा दिया हमने। आइए अब हम देखते हैं क्विकली क्या क्या था। ठीक, सो पहला एक्ट, how to know the demand, it will take time, first you go through what you have। सिंपल सी चीज है, आपको बहुत एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं वापस इस पे आऊंगा। अभी जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, मेरे पास अगर पढ़ना होगा, मैं बोलूंगा क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ के आओ, मैं उससे नीचे बात ही नहीं करता। मुझसे पहले मैं किसी को पढ़ाना मैं बोलूंगा ही नहीं। उसका रीजन है, तो सर हम 6 क्लास की एनसीईआरटी क्यों पढ़े? बिल्कुल जायज सवाल है, बहुत से आज तक वैसा सवाल किसी ने पूछा नहीं, ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हो। लेकिन सवाल है कि क्यों? क्योंकि जब आपने पिछली बार 6 क्लास में उन चीजों को पढ़ा था ना, तो वो रटने के लिए पढ़ा था, वो नंबर लाने के लिए पढ़ा था। हमारा एजुकेशन सिस्टम में अगर किसी की 90% आए तो उसका मतलब ये है कि उसको 90% याद है। यूपीएससी में टॉपर आता है 51% पे। When you can read between the lines, that is where you become an aspirant। क्योंकि मैं दोबारा इसलिए पढ़ने को बोलता हूं कि आप समझो, आप समझने के लिए पढ़ो, उसको रिलेट करो, उसको कनेक्ट करो। ये वाली टिप्स किसी और दिन, अभी वापस आ जाओ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फर्स्ट मेजर एक्ट, जो कि पहला एक्ट जो पास हुआ। इससे क्या हुआ? इससे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। पहला कौन था? पहला वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उससे पहले क्लाइव था, पहले ही बता दिया है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो सबऑर्डिनेट हो गई। अब मुझे इसमें से वैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम्हें सब समझ में आ गया। हाँ, आज कोशिश करूंगा लेट नाइट तक, वरना कल मॉर्निंग में पक्का स्लाइड शेयर कर दूंगा। गवर्नर जनरल काउंसिल क्रिएटेड विद 4 मेंबर्स। अच्छा, मैग्नीफाई प्लीज। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंटेंट ज्यादा है, लेकिन एक पेज पे सारा कंटेंट आ जाता है, मैं उसमें खुश हो जाता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, ओके। सो सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा एस्टैब्लिश। अब देखो, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या याद करना है? पहला एक्ट पास हुआ, ठीक है, इससे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। I'll come to a question later. Warren Hastings appointed as the first Governor General of Bengal, Bombay and Madras Presidency subordinated to Bengal Governor General's Council created। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल क्रिएट होती है, 4 मेंबर उसमें होते हैं, और इसी से एस्टैब्लिश होती है सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में ध्यान रखिएगा, पहला अखबार भारत का द बंगाल गजेट, वो किसके दौर में आया? वो आया वॉरेन हेस्टिंग्स के दौर में, जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, फिर दूसरा मेजर एक्ट क्या आया? दूसरा मेजर एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट द यंगर। ये एक्ट कौन लेके आता है? पिट द यंगर। पिट कौन था? पिट द यंगर जो है वो आज तक की हिस्ट्री में इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। 23 years, he was 23 years, he became प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, और आज तक इससे कम उम्र में कोई भी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। इसने डुअल कंट्रोल शुरू कर दिया कि क्राउन का भी इनडायरेक्ट कंट्रोल रहेगा, कंपनी का भी कंट्रोल रहेगा। 2 बॉडीज बनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ऐसे, जब ऐसी 2 चीजें आ जाए तो एक हमेशा याद रखेंगे सर, 2 बॉडीज बनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम सिर्फ एक याद करेंगे, सी फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सी फॉर कमर्शियल फंक्शन, सी फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सी फॉर कॉमर्स फंक्शन। ठीक है, बाकी दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक, इससे सिर्फ यही, अगर यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट से सवाल आया तो सिर्फ यही आएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकली कंट्रोल करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज देखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक, उसके बाद 1781 एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है हमको, 2 पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का अमेंडिंग एक्ट और 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर उसका गिफ्ट। फिर आते हैं सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ये बताएगा कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी। चार्टर एक्ट की सीरीज में क्या आया? सबसे पहला 1793 में क्या हुआ? कंपनी का ट्रेड जो था, मतलब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में, जो ईस्ट इंडिया में ट्रेड कर रही थी, दैट वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 years। गवर्नर जनरल की पावर बढ़ती है, कंपनी जो है वो और स्ट्रांग हो जाती है।
फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। मोनोपोली एंड हो गई किस पे? कंपनी। मतलब आप दूसरे यूरोपियंस के लिए भी भारत में ट्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी चाय पे और जो चाइना से ट्रेड आ रहा था उस पे किसकी मोनोपोली रहेगी? चाय पे, टी पे और चाइना से जो ट्रेड आ रहा था उस पे किसकी मोनोपोली रहेगी? वो रहेगी चाइना, ईस्ट इंडिया कंपनी की। वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी जो ट्रेड था वो ओपन कर दिया गया। मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया इंडिया में। इसके बाद आप देखेंगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज स्टैब्लिश होंगी, वो मिशनरी स्कूल्स खोलेंगे और वहां से एजुकेशन सपोर्ट शुरू होगा। काउंसिल था, ठीक है। फिर आया चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ? इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, कंपनी की सारी कमर्शियल एक्टिविटी खत्म कर दी। अब कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेगी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट करेगी, पॉलिटिकल एक्ट करेगी। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेंट्रलाइजेशन हुआ और सारी पावर किसके हाथ में आ गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गई। और इसी ने स्टैब्लिश किया फर्स्ट लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ मेंबर थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जाने जाते हैं मैकॉलेज डिक्लेरेशन के लिए, जिसने शुरुआत की भारत में एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम की, ठीक। फिर आता है चार्टर एक्ट 1853। पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि गवर्नर जनरल के पास अब दो काउंसिल थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे प्रेसिडेंट के पास आज के टाइम पे दो बॉडीज हैं, एक पार्लियामेंट है और एक गवर्नमेंट है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? दैट इज प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड? नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट। एवरीवन साइंस इन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल और फंक्शन करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हुई, लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद आता है पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को ओपन किया गया 1853 में। 1853 में सिविल सर्विसेज एग्जाम को ओपन किया गया। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज आप दे रहे हो वो आया यहां से। उसके अपने फ्लॉज थे, वो एक अलग चीज है, लेकिन उस प्रोसेस की शुरुआत जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ हुई। मतलब अब इंडियंस भी जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। सो 1793 से लेके यहाँ तक क्या हुआ? 1813 एंडेड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड। कंपनीज के कमर्शियल कंट्रोल ग्रेजुअली गिरते गए, गवर्नर जनरल की पावर बढ़ती गई, लॉ कमीशन बना, पावर ऑफ काउंसिल एंड मेरिट इंट्रोड्यूस। मतलब एक ग्रेजुअल एक जो है वो शुरू हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर क्या हुआ? फिर 1857 का रिवोल्ट होता है। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती कंपनी से तुम्हारे बस की नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है कंपनी से बेटा तुमसे ना हो पाएगा, अब तुम पूरी पावर किसे दोगे? अब तुम पूरी पावर हमें दोगे। एंड हेंस एंड ऑफ कंपनी रूल एंड द बिगिनिंग ऑफ द क्राउन रूल। हेंस एंड ऑफ द कंपनी रूल एंड द बिगिनिंग ऑफ द क्राउन रूल। ठीक है। अब गवर्नर जनरल बिकेम वाइसरॉय एंड लॉर्ड कैनिंग बिकेम दी फर्स्ट वाइसरॉय। ठीक। यहां पर फिर दूसरा जो आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, पोर्टफोलियो सिस्टम। ये जो विभाग बांटने का है ना, कि काउंसिल के कुछ मेंबर जो है वो कोई मेंबर विदेश मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई गृह मंत्री है। ये वाला जो विभाग बांटने वाला सिस्टम है, पोर्टफोलियो सिस्टम है, ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियंस गॉट नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 3 Indians were nominated to the legislative council. कौन कौन से थे वो 3? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 लोग पहली बार नॉमिनेट हुए। Legislative Assembly is making laws, executive will be implementing them. So if president is nominated, I know he is the real executive head is the prime minister, but prime minister on behalf of president of India. Gazette notification कौन निकालता? On behalf of president of India. आप भी जब कोई ऑर्डर साइन करेंगे तो बड़ा ऑर्डर साइन करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द पावर वेस्टेड आई एम साइनिंग दिस। 3 नाम थे, राजा ऑफ बनारस,
महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये तीन पहले इंडियंस जो वाइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट हुए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला सर दिनकर राव। फिर 1892 में एक्ट आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और बड़ी होती, वो पॉलिटिकल पार्ट है, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। ठीक, मेंबर्स वर अलाउड टू डिस्कस बजट बट नॉट टू वोट, इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए, नॉमिनेशन मैकेनिज्म शुरू होता है, ये सारी चीजें शुरू होती है। फिर आता है 20वीं सदी का 20th century का पहला एक्ट, दैट इज मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो वाज वाइसरॉय। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज 60 हो जाता है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। दिस वाज द सीड ऑफ पार्टीशन दैट वाज सोन। तकसीम की, बंटवारे की अगर कहीं नींव है, उसका कोई बीज है, वो यहां पे डाला गया। ठीक, देन अभी ये इसमें मत जाओ, इसमें आ जाओ। फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट मेजर एक्ट जो आया, अब इन एक्ट्स में जो पढ़ोगे उसको वो बेल शेप ग्राफ में बना लेना, उसमें उसको एक्सपैंड कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें इससे ज्यादा फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं। एडविन मॉन्टेगो जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, चेम्सफोर्ड जो है वो वाइसरॉय था। अब यहाँ पर प्रोविंसेस को ज्यादा पावर मिली, प्रोविंसेस को ज्यादा पावर मिली। डायआर्की इन प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस, मतलब प्रोविंस डायआर्की डुअल रूल, डायआर्की डुअल रूल, यानी कि प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो हिस्सों में, कि एक तो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में रहेंगे, कुछ ऐसे मंत्रालय होंगे जो जैसे आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी है, वैसा कुछ सिस्टम यहाँ पे जनरेट हुआ। यूनियन टेरिटरी में आज के टाइम पे क्या होता है, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है और कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के हाथ में। ऐसे ही यहाँ पर रिजर्व सब्जेक्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, ये किसके हाथ में रहे, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर के हाथ में रहे। लेकिन एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, ये किसके हाथ में रहा, ये मिनिस्टर्स, मतलब दे वर रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। आज के टाइम पे मोर और लेस जो यूटी के साथ है वो सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। और क्या हुआ, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट दी सेंटर। बाई कैमरल मतलब अब दो हाउस है, जैसे अभी दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट वाज दी अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली वाज दी लोअर हाउस। जब जीएस में पढ़ोगे तो इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि कितनी सीट थी, किसके पास थी, कितनी मुस्लिम सीट्स थी, कितनी क्रिश्चियन सीट्स थी, कितनी सिख सीट थी, कितनी ओपन थी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कैसे इलेक्शन होता था। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर एक्ट आया वो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Was it done in good faith? Not at all. British never had good faith. They wanted to divide us as far as possible. ठीक है. So this is Government of India Act 1935. This was the most comprehensive. This was the longest written act. This was the most detailed act of the British Parliament that was passed before independence. फेडरेशन की बात की, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, डायआर्की इन प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय 1919, रिमूव्ड, एंडेड बाय 1935। तो जो डायआर्की, यस, that is the Magna Carta, because majority of the provisions, a large number of provisions of the Constitution of India 1950 has been taken by Government of India Act 1935। भारत के संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको सीधे तौर पे भारत सरकार अधिनियम 1935 से हूबहू उठाया गया है। इसीलिए हम कहते हैं दिस इज द मैग्ना कार्टा, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें इसमें एस्टैब्लिश हुई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक, I'll stop here. Any question? फाइनली आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, देश का बंटवारा हो जाता है, बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं।
सर अगर हिस्ट्री ऑप्शन चूज करा है मैंने तो इसके लिए मुझे और कैसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करूं हिस्ट्री को सॉरी, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए? ऑप्शनल सब्जेक्ट का तो कॉन्टेक्स्ट ही अलग है यार। हिस्ट्री तो कुछ ऑप्शनल के लिए गाइड करते सर। ये तो बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ऑप्शनल में तो आपको फिर ओपिनियटेड लिखना है, आपको हिस्टोरियंस को कोट करना है, हिस्टोरियोग्राफी को कोट करना है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बेस यही है, बेस यही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। गाइड कर सकते हैं सर आप थोड़ा सा? थोड़ा सा क्या? गाइड गाइड। बट ऑप्शनल के लिए यहाँ गाइड नहीं करूंगा। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, कभी आपको आप मुझे कॉल करेंगे या हम टाइम लेके बात करेंगे, मैं आपको वहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए अच्छे से गाइड कर दूंगा कि कैसे फॉलो करना है। जी सर, मैं सर से ले लूँ आपका नंबर। जी जी जी। हाँ, बट ब्रिटिश हैज नो गुड फेट फॉर आवर इंडिया, सो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Are these slides good for GS? For revision, very good. Not for primary reading. ये primary reading की slides नहीं है, ये revision के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, इस पे आपको enhance करना पड़ेगा। ठीक है, just a minute. अब हाँ, now I'll open for questions. Yes, one by one. अब आप questions पूछ लीजिए. I'll try to answer. Sorry, chat box. हाँ, अगर बेटा आप इतना भी इनके सारे फीचर्स पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आरसी के तो डेफिनेटली हो जाएंगे। ब्रिटिश हमारे लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं, और एक्ट कोई अच्छा नहीं था। हर एक्ट में एक्सप्लॉयटेशन था, हर एक्ट में हिडन वो थे, सारी चीजें थी, तो अच्छा कुछ भी नहीं था। कभी जब जीएस पढ़ोगे मुझसे तब बताऊंगा क्या कहानी चल रही थी। जी, वन बाय वन किसने हैंड रेज किया है? बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। यस, वन बाय वन आप अपना माइक ओपन करिए, सवाल पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस अपना ऑप्शनल लिया है तो वो मुझे ऐसे में अपना ऑप्शनल वहां पे करना होगा, बट जीएस में कुछ उसका वो नहीं होगा ना रोल, उसके लिए तो क्यों नहीं मुझे होगा? व्हाई नॉट? आपके आंसर, आप सिर्फ एक चीज क्यों देख रहे हैं? देखिए, ऑप्शनल के लिए ठीक है, जीएस ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि वो आपके एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनके पास है, पॉलिटिकल साइंस जिसके पास है, तो आपका आईआर स्ट्रॉन्ग करेगा। आपका आईआर का पार्ट पूरा उसमें से आ रहा है, आपका एथिक्स उसमें स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका पॉलिटिक्स से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका ऐसे से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो एवरी ऑप्शनल हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। एथिक्स की थ्योरीज बहुत काम आएंगी। एथिक्स में मतलब आपकी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी बहुत काम आएगी। हेलो सर। सर एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे सर आपने हिस्ट्री के बारे में बताया था, ये सर कंप्लीट होगा, लेकिन सर मुझे आर्ट एंड कल्चर को सर कंप्लीट करना है। तो सर एग्जाम भी है फिल्म्स का, तो सर थोड़ा सा बता सकते सर क्विकली से मैं रिवाइज कर सकता हूँ उसको? मैं काम करूंगा, मैं सर को अभी नहीं, मैं कल नहीं परसों मैं एक आर्ट एंड कल्चर का ना मेरे पास एक कुछ स्लाइड्स हैं, मैं वो शेयर कर दूंगा। आप उतना पढ़ लोगे ना, और उसको अगर आपने प्रीलिम्स में अपीयर हो रहा है तो उसको करंट अफेयर से इंटीग्रेट कर देना, आपको काम हो जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा सवाल। ओके सर, थैंक यू। बट आई विल डू दैट टुमारो मे बी, थोड़ा टाइम, उसको मैं कल शेयर कर दूंगा, अभी तो हम इस तरफ हैं। बट हाँ, वो स्लाइड्स को आप पढ़ोगे और उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे करंट अफेयर से ना, आपका काम हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में वो नितिन सिंघानिया का वो बल्क पढ़ने की जरूरत नहीं है। Excuse me, sir. जी। Am I audible? Yeah, you're audible. So actually, I've recently shifted to PSI. I thought of asking you what sort of sources I should be following for PSI. So, sorry, PSIR, आपने what was your earlier option? Sir, मैंने पहले anthropology लिया था, then I didn't felt it interesting, so I changed it to PSIR. So a lot of people have told me to just go through Superman ma'am's notes, and that will be more than enough.
what's your point, sir? Like, what would be suggesting, sir, for that? See, I'll tell you. When you talk about any optional, and this is to all, the question is very specific, but I'll try so that everyone get benefits from it. The first and the foremost thing that you have to see optional is the availability of resources. Then those resources should be accessible to you. तो अगर आप शुभ्रा मैम को ज्वाइन कर रहे हो, वेल एंड गुड. अगर आपको कुछ पुराना लेक्चर्स इन जनरल आजकल बहुत ज्यादा फ्लोट कर रहा है मार्केट में, वो भी मिल रहा है, आप उससे देखिए, आपको हो सकता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको शुभ्रा मैम का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ को नहीं समझ में आता, कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते, वो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ी सी चीज को लेकर उसका बेटर आर्टिकुलेशन करके एक अच्छा आंसर जनरेट कर सकते हैं, अल्टीमेटली चाहे ऑप्शनल हो चाहे मेंस हो, करना हमें एक ही काम है कि हमें एक अच्छा आंसर जनरेट करना है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं बनना है. जी सर. तो अगर आप वो कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, ये सबके लिए है. आप एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आप जब यूपीएससी में है तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, मत बनिए. एक ही मकसद है, वो उसमें क्या था ना, गैंग्स ऑफ वसेपुर में, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, दैट्स इट. हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है कि हमें अच्छा स्कोर करना है, दैट्स इट. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था. So one more question. So what? Yes, please. So one more last question. So whatever the content, मतलब आप जो भी content पढ़ा रहे हैं, मतलब जो क्रिस्प है, वो enough है क्या सर आरसीए के लिए? आरसीए के लिए मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, क्योंकि 60 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें भी सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इसको बहुत लिमिटेड हो जाता है. मैं जीएस के लिए इसको मैं जीएस के लिए भी उनको प्रिस्क्राइब करूंगा जो प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, पहला पुराना प्रीलिम्स एक आध कहीं आपने दिया है और अब आप जो है रिवाइज करना चाह रहे हो, तो ये कंटेंट है. इसके लिए मैं कभी यूपीएससी के जो फाइनल, क्योंकि बेटा मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये एक स्लाइड जो है ना, मेरी 2 क्लास की स्लाइड है. ये जो एक सेक्शन जो होता है ना, मैं एक क्लास, मतलब ये 5 स्लाइड को कंप्लीट करने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लगेंगे अगर मैं एक्चुअली पढ़ाने पे आऊंगा जीएस के कंटेंट. सर जैसे कि जीएस तो सर पढ़ रखा है, बट सर जैसे कहते हैं लास्ट टाइम पे वन बाय वन. इशरत फिर रियाज, आई रिमेंबर द सीक्वेंस. यस इशरत फिर रियाज. सर जो ये अमेंडमेंट अभी पढ़ाया था 1773 से 1935 का, है ना, तो ये पॉलिटी में मैंने पढ़ा हुआ है इसको पूरा. तो हिस्ट्री में जो इसमें जो पॉइंट ऑफ हाईलाइट किए आपने, वो सब मैंने याद किया है, बट जब मैं इसको पीवाईक्यू लगाती हूँ तो फिर भी 4 क्वेश्चन में 2 गलत हो ही जाते हैं. आप देखिए, आप एक चीज समझिए, आप उसे याद मत करने के पीछे भागिए जी, आप उसे समझने के पीछे जाइए. जैसे 1793 में क्या हुआ, मोनोपोली सबसे पहले 1600 में मोनोपोली मिली, उसको इंश्योर किया 1793 में. फिर क्या किया, फिर मोनोपोली को कम किया, लेकिन क्या पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी? नहीं, पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं करी. क्या बच गया? चाय और चाइना बच गया. समझ रहे हैं? आप जब उसको एक धागे में पिरोएंगे ना, तो आपको कभी भी, जैसे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना दिया, अब आप उस फ्लो चार्ट को देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार ये पढ़ने के बाद ना याद कुछ करना ही नहीं है. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप, ये तो मैंने आरसी का हिस्ट्री का एनालिसिस अगर सिंपली भी दे दूं ना, हिस्ट्री में पिछले 15 साल में हार्डली 5% क्वेश्चन है जो एक्चुअली फैक्ट पूछ लिया उन्होंने. अब एक बात बताइए, वो सवाल पूछ रहे हैं कि गांधी और मार्क्स में क्या सिमिलैरिटी, इसमें फैक्ट क्या लेके आओगे? वो 2-4 फैक्चुअल क्वेश्चन डालते हैं, वो ट्रैप है, उनके चक्कर में मत पड़िए. लेकिन आप इन चीजों को जब तक एक साथ देखेंगे ना, पिक्चर की तरह देखेंगे, एक धागे में पिरोएंगे, आपका आंसर बहुत अच्छे निकल के आएंगे. दैट इज द डिफरेंस दैट आई वांट टू क्रिएट. यस रियाज. सर मैं कह रहा था जैसे कि सर मैंने जीएस वगैरह सब कवर कर लिया, बट अभी थोड़े से क्वेश्चन लगाने में हिस्ट्री का इशू होता है. तो सर ये जो आपने स्लाइड्स भेजी है, इससे मैं देख सकता हूँ कि सर कैसा कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट पे सोर्स चेंज नहीं करना चाहिए. तो सर आप कुछ बताएंगे? हिस्ट्री का सोर्स तो हम सबका एक ही है. हिस्ट्री में कहीं 1857 की रिवोल्ट कहीं और कुछ थोड़ी लिखा होगा. हिस्ट्री की किसी मेरे सोर्स में ऐसा थोड़ी होगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स पहले आएगा और रॉबर्ट क्लाइव बाद में आएगा. हिस्ट्री की यही तो खूबसूरती है. जैसे वो कहते हैं ना सर, पिक्टोग्राफी मेमोरी बन जाती है सर, उस हिसाब से अगर ये सही रहेगा तो सर मैं चेंज कर सकता हूँ क्या इसे रिवीजन के लिए? तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, तुम्हें जो समझ में आ रहा है, मैं बताऊं, मैं लिटरली लड़कों को कहता हूं, उल्टा लटक के पढ़ने में समझ में आ रहा है, उल्टा लटक के पढ़ो. मकसद पूरा होना चाहिए.
मत पढ़ो इन चक्करों में। देखो मैं बताऊं, टॉपर स्टॉक सुनो बहुत अच्छा है, मैं भी बहुत सारों को जानता हूं, मैं भी बहुत सारे लोगों को जो है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम उस टॉपर की स्ट्रैटेजी कॉपी क्यों कर रहे हो? वो उसकी स्ट्रैटेजी थी, तुम अपनी स्ट्रैटेजी जनरेट करो। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती। वो उसकी जिंदगी थी, वो इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा है, वो जो है वो पीयू से जो है पढ़ के आया है। यार अपना भी तो आप देखिए कि आप किसी ने, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं 2019 का पेपर बहुत टफ था। मैं बता रहा हूं इस बार का पेपर टफ आएगा। 19 का पेपर था, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई नोन पर्सन, बोले हमारा बच्चा आपसे बात करना चाहता है, बात करवाइए। व्हाट ही आस्क्ड, बोले सर मेरा प्रीलिम्स निकल गया, अब मैं क्या करूं? इसलिए प्रीलिम्स निकल गया, यहां से प्रीलिम्स निकल गया ना बेटा, कुछ मत करो, अब बस तुम मजे लो जिंदगी के। मैं क्या बताऊं उसे? अब अगर तुम उस बंदे की स्ट्रेटेजी ऑप्ट कर लोगे जिसको यही नहीं पता कि प्रीलिम्स की बात करना क्या है, तो कहने को तो उसका प्रीलिम्स निकला ना, नो डाउट यार, वो कैम्ब्रिज करिकुलम का पढ़ा हुआ बंदा था, 12वीं तक उसने इफेक्टिवली बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, मैं मानता हूँ ग्रेजुएशन उसने बहुत अच्छे से किया होगा, उसकी वजह से उसका प्रीलिम्स निकल गया। अब आप बोलो, उससे पूछोगे आपने प्रीलिम्स से पहले क्या किया? मैंने, वो बोलेगा मैं जो है वो गुड़गांव में बैठा पिक्चर देख रहा था। अब तुम पिक्चर देखने चले जाओगे तो तबाह हो जाओगे। समझो एक चीज, आपको लोग बहुत सी चीजें बोलेंगे, आप सुनो सबकी, लेकिन आप उस चीज को करो जो आपको सूट करती है, जो आपको लगता है ये मुझे नंबर दिला देगी, मैं इसको लूंगा। ये बात समझ में आ रही है? किसी स्ट्रैटेजी सबकी सुनो, मेरी भी सुनो, और मैं ये भी नहीं कहूंगा मुझे कॉपी करो। अब उस पे अपने, यही तो आपको करना है, यही तो प्लानिंग है, यही तो आपको एग्जीक्यूशन दिखाना है लाइफ में। आप ब्यूरोक्रेट बनने के बाद, आप आईएएस बनने के बाद ऐसे सबकी सुनोगे, उसने ऐसा कहा था तो मैं ये भी कर देता हूं, उसने ऐसा कहा था। आपको सुनना सबकी है, लेकिन करना आपको वही है जो आपको सूटेबल लगेगा। ठीक है? आपको अगर लग रहा है कि इन स्लाइड से पढ़ के मुझे इफेक्टिवली कुछ मिल जाएगा, पढ़ो। आपको लग रहा है मेरी स्लाइड जो है बकवास है, फेंक दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ आई वांट सिलेक्शंस। This is for all of you. This is to all of you. Fine. Any more question? Yes, Mubashara. सर अस्सलाम वालेकुम। Assalam. सर मैं ना साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैंने कभी मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा नहीं है, तो मैंने डिसाइड करा है कि ऑप्शनल लूँ सोशियोलॉजी, तो वो बेस्ट होगा क्या? प्रेसिडेंस तो यही कहता है कि साइंस वाले जब ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस को ऑप्शनल लेते हैं वो अच्छा कर देते हैं। उसका रीजन है, आपने कभी पढ़ा नहीं, तो आप एक खाली किताब की तरह बैठ जाते हो। जो भी आपको सिखाया जाता है आप उसको सीखते हो और आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हो। एडवांटेज विद साइंस स्टूडेंट्स आर, एंड विदाउट एनी ऑफेंस टू, मैंने भी ह्यूमैनिटीज पढ़ी है, एडवांटेज विद साइंस स्टूडेंट्स आर नंबर 1 दैट दे नो हाउ टू समराइज थिंग्स। तो वो जब वो साइंस की टेक्निक, फिजिक्स की, इंजीनियरिंग की इधर अप्लाई करते हैं तो उनको थोड़ा सा वो एडवांटेज मिलता है। और फिर आप जब हमेशा जब आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अभी मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी पढ़ा है, तब बायोलॉजी ऑप्शनल ले लो, आपका नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स स्किप करोगे। अरे ये तो मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, आपने उसको यूपीएससी के लिए थोड़ी पढ़ा है। लेकिन जब आप एक नया, आई थिंक क्या नाम था उसका, अनिरुद्ध दुरीशेट्टी, आई थिंक, उसके पास, वो इंजीनियर था, उसके पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। तो ये चलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सोर्स अच्छा होना चाहिए और आपको अच्छा आंसर जनरेट करते आना चाहिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, हम मदरसा के स्टूडेंट हैं जी। तो हम मदरसा में रहकर सारी तैयारी नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिलहाल क्या कहते हैं, हम उर्दू ऑप्शनल में रखना चाहते हैं। बिल्कुल रखिए यूपीएससी के लिए, तो क्या मेरे लिए बेहतर हो सकता है? आप उर्दू ऑप्शनल रख सकते हैं, बिल्कुल रख, क्यों नहीं बेहतर हो सकता है। मैंने क्या कहा, आप कमांड, अगर आप उर्दू लिटरेचर को अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए।
लैंग्वेज में तो मैं आपको बताऊं, राइट नाउ आई एम इन केरला, यहां इंजीनियरिंग बंदा भी मलयालम लिटरेचर ऑप्शनल लेके बैठा हुआ है। जी सर। लैंग्वेजेस हैज एन एज। और एक और बात सर, क्या कहते हैं, हमको मतलब कि कहा जाता है कि नहीं पढ़ो, तुम इसी लाइन में रहो, इन फिलहाल फिर भी कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी हम आरसी में बैठे थे, नहीं हो पाया, लेकिन उसको उस पैटर्न को समझ के आ गए और फिर से बैठ गए। हमको फिर दोबारा पढ़ने नहीं दिया गया, फिर ज़बरदस्ती कोशिश करके आपका क्लास अटेंड करते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कुछ बातें समझ में आती, कुछ नहीं, लेकिन उसको उर्दू करते हैं हम जा करके चैट जीपीटी से, तो पूरी बात जहन में आ जाती है। बिल्कुल बहरहाल ठीक है, तो अच्छा काम कर रही है तो आप। क्लास तो बेहतर लगा, इंशाल्लाह इस मरतबा देखते हैं क्या होता है। बाकी इंशाल्लाह। ऑप्शनल देखिए के बारे में बात मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी चीज है जो आप कर रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। गुड थिंग दैट एवरीवन शुड लर्न कि हार नहीं माननी। और आज के टाइम पे तो यार एआई ने जिंदगी इतनी आसान कर दी है ना। बहुत से लोग, देखो एक बार बताऊं, जो लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं ना, एक एआई यूज करता है। वो इसलिए चिढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें उसका यूज करते नहीं आता। जी सर। ठीक है, ये सबके लिए है। जी आप बोलोगे सर स्लाइड्स, यार ये स्लाइड्स भी मैंने एआई से बनवाई, मैं क्यों तुमको बोलूं कि ये बैठ के, मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर थोड़ी हूं, मुझे वैसा यूज करते आता है तो मैंने किया। जिसको नहीं आता वो बोलता रहे कि सर एआई से अरे भैया तो उससे क्या मतलब है। इफेक्टिव मुझे पढ़ाने के लिए सही चीज मिल रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको एआई सीखना है, आप सीखिए, बहुत अच्छी चीज है आप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ, पढ़ने कौन नहीं दे रहा, मतलब मैं बड़ा थोड़ा सा ये मुझे इंटरेस्टिंग सा लगा। मतलब कि कहा जा रहा है कि नहीं हो पाएगा इस उम्र में जाकर, जहाँ मतलब कि हम 2 साल बच गया मेरी फरागत में, 22 ठीक की है, उम्र है, 2 साल बच गया हुआ है। और मेरा यही जहन में बना हुआ कि हम पहले आलिम को मुकम्मल ना करें, पहले हम यूपीएससी को मुकम्मल करें, क्योंकि मेरा वक्त की बात हो जाती है, मेरी उम्र की बात हो जाती है यूपीएससी के लेकर। यूपीएससी आलिम के लिए तो तो भी हम, 10 साल पड़े यार। लेकिन मेरे लिए तो हम नया स्टूडेंट हैं। बिल्कुल नए स्टूडेंट हो। हाँ, हमको तो लेकिन मैं वक्त आपको एक चीज, बहुत बेसिक चीज बताऊं, जी मैं क्योंकि देखो वो दीनी मामला है तो मैं बहुत थोड़ा सा एहतियात से बोलूंगा। अगर आपके सिर्फ 2 साल बचे हैं तो आप दोनों चीज को बैलेंस करो। आपको मैं वैसे बताऊं, 15 से 18 महीने की रिगरस तैयारी लगती है पहले अटेम्प्ट पर बैठने से पहले। ठीक, आपको जॉब चाहिए, अगर आप बेसिक प्रिपरेशन भी करोगे, मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप बताऊं, आप अपना जो जो चीज एक आप कर रहे हैं, मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि आप अगर दोनों को बैलेंस कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए तो करिए। मैं बहुत से ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को जानता हूं जो 9 to 5 का जॉब करते हैं, उसके बाद जो है वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन सर यहाँ मसला ये हो जाता है कि यहाँ रूल है कि आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मिडवे निकल आता है। आप जो है वो चलिए, अब आप इंशाल्लाह वो ठीक भी है यार, मतलब मोबाइल और चीजें जो है वो आजकल बच्चों का जहन, मोबाइल क्यों नहीं, तौफीक उमर जो है बड़े परेशान है, मोबाइल क्यों नहीं यूज करने दिया जाता। कितने लोग रील देखते हैं, कितने लोगों ने कल अपना कम से कम आधा घंटा रील पे बिताया, कम से कम पिछले 24 घंटे में आधा घंटा आपने रील देखने पे बिताया। वेरी गुड, सब हाथ उठा रहे हैं। कितने लोग मुझे बताएंगे 5 रील का कंटेंट जो याद हो किसी को। क्या देखा याद नहीं, क्या समझा पता नहीं। वो सही है, वो जहन को, मैं भी मोबाइल, मैं ऑनेस्टली कहूँ, अगर ये ऑनलाइन पढ़ाना नहीं होता, मैं कहता हूँ तुम लोगों के पास होना चाहिए कीपैड वाला फोन, बस घर वालों को पता रहे, खैरियत से, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आप अगर आरसी में आ जाएंगे इंशाल्लाह तो आप कहीं का भी आरसी दीजिए। ठीक है, आप जामिया का दीजिए, जामिया हमदर्द का दीजिए, हमदर्द स्टडी सर्कल का दे दीजिए, और भी हैं, अलीगढ़ का है, अलीगढ़ का दे दीजिए, ताकि एटलीस्ट आप तैयारी और फिर आपके जो हिफ्ज है वो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। उसके उस्ताद तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, जी जी। है ना। तो अभी के लिए हाँ,